के बैनर तले हमारा ये दूसरी मुस्लिम महापंचायत ईदगाह के ऐतिहासिक मैदान में रखी गई है। पूरी विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबका मुस्लिम न्याय मंच तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को हमारी मुस्लिम न्याय मंच की यहाँ मुस्लिम महापंचायत आज़ादी के बाद इस ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में हुई थी और हम सब ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया था कि जिस कांग्रेस पार्टी को हम 75 सालों से अपना कीमती वोट देते आ रहे हैं और इस उपचुनाव में हमारे समाज के 30 बिरादरियों में से आप किसी एक को टिकट दे दो, हम उसको तन मन धन से उसका साथ देंगे। साथियों, एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। बड़ा दुख होता है, इमरान बड़गुजर ने अपने लिए टिकट नहीं मांगी, इमरान बड़गुजर ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिकट नहीं मांगी। यहां जो प्रभारी आया था उसके सामने मुस्लिम न्याय मंच के हजारों कार्यकर्ता ने उनको ये सचेत किया था कि अगर हमारी विधानसभा में 30 बिरादरी है, आप किसी एक मुसलमान को टिकट दे दो। मुस्लिम न्याय मंच जयपुर जाके धरने में बैठा, आला कमान से मिला, इमरान बड़गुजर अपनी टिकट मांगने नहीं गया था, दर्द था समाज का। आज मुझे दुख होता है इसी समाज ने सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या अनगढ़ बातें लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे मैं इस समाज के लिए कर रहा हूं, कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूं। बड़ी अफसोस की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आवाज उठा नहीं सकते हो तो जो आवाज उठा रहा है उसकी ताकत बन जाओ। बड़ा अफसोस होता है मेरे को, लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास, सोशल मीडिया में यही मेरा समाज उस पर अनगढ़ टिप्पणी कर रहा है। क्यों भाई? क्या इमरान बड़गुजर अपनी टिकट मांगने के लिए गया था वहां? मैं आप लोगों के लिए गया था जयपुर, गाड़ियां लेकर, 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां लेकर, और आज तक किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मुस्लिम न्याय मंच के द्वारा वहां जयपुर प्रदेश कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन दिया है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अपना समाज जागरूक हुआ है। भाइयों, सोचो, आप सोचो तो सही है एक बार, अपन किस दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा गौर फिक्र करो। आपका समाज का भाई, आपका बेटा अगर आपकी आवाज उठा रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी टांग खींचना चाहिए। 1952 से हमारा यही हाल है, आज तक समाज का कोई भी आगे आदमी बढ़ा है, यह समाज उसकी टांग खींचने पीछे खड़ा हुआ था। भाइयों, साथियों, एक मधुमक्खी का छाता होता है, उससे हम सबको सीख लेना चाहिए। उस छाते को आप कंकर मारो, मधुमक्खी आपका पीछा नहीं छोड़ती। हम सबको संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीना जाता है। जब हम पीसीसी के कार्यालय के सामने तादाद में लोग बैठे थे, वहां से अंदर से आवाज आई, हमने तो ये सोचा था कि झुंझुनू का मुसलमान कांग्रेस के बंधा हुआ है, लेकिन आज हमें यह पता चला कि मुसलमान जागरूक हो चुका है। भाइयों, सोचो तो सही थोड़ा, समाज का कोई भी आदमी XYZ आगे बढ़ रहा है और आप उसकी टिप्पणियां कर रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। क्या जरूरत है ये मुस्लिम न्याय मंच की? और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह मुस्लिम न्याय मंच कोई चुनाव के लिए नहीं बना। यह 7 विधानसभा में हमारा टारगेट है 2500 सदस्य बनाने का, और जहां जहां मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो ये मुस्लिम न्याय मंच चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन भाइयों,
टिप्पणी मत करो, आपस में मतभेद मत पालो। सीख लेना चाहिए हमें उस जाट महासभा के सम्मेलन से। वहां सारे हमारे भाई एक मंच पर जाके बैठते हैं। हम लोग क्यों बिखरे हुए हैं? ऐसा कौन सा डर है जो हमें खा रहा है कि हम आपस में बटे हुए हैं, आपस में मन भेद कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं? तो भाइयों, हमने हमारी मांग आला कमान तक पहुंचाई, लेकिन हमारी अनदेखी की गई। उनको पता है ये आपस में बढ़ जाएंगे। भाई उनको तो यही पता है ना, सबको पता है कि मुसलमान बढ़ जाएंगे, इनका क्या बढ़ता है? इतना प्रदर्शन होने के बाद, प्रभारियों से मिलने के बाद और मुस्लिम महापंचायत बैठने के बाद आप लोगों की संघर्ष की ताकत की मिसाल मैं आपको बता देता हूं। यह झुंझुनू विधानसभा की, लोकसभा की टिकट 1 महीने पहले तय हो जाती है। 23 तारीख को टिकट तय हुई है। यह आप लोगों की जीत है। लेकिन भाइयों, संघर्ष, संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाएंगे, नहीं तो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो अल्लाह के वास्ते। हम उस नबी की उम्मती है जिन्होंने पूरी कायनात को जोड़ा है। अरे अफसोस होता है यार, कोई भाई आगे बढ़ रहा है या समाज के लिए लड़ रहा है, व्यक्ति विशेष का किसी का नाम नहीं लिया आज तक। आप कोई भी अखबार, न्यूज़पेपर की कटिंग, टीवी चैनलों के माध्यम से देखे हो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमने टिकट मांगा है। हमने मांगा है तो 30 बिरादरियों में से किसी भी एक मुसलमान को टिकट दे दो, हम उसको नाच नाच कर जीत के उसको विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन नहीं सुनी हमारी बात। और हमने ये भी नहीं कहा आपको कि मुस्लिम न्याय मंच तय करेगा। पिछली मुस्लिम महापंचायत में हमने ये नहीं कहा कि मुस्लिम न्याय मंच तय करेगा कि हम किसके, अगर हमें टिकट नहीं मिलती है, समाज जो इस जाजम पे बैठा हुआ है 30 बिरादरियों के लोग, वो तय करेंगे कि आगे क्या रणनीति है। मुस्लिम न्याय मंच आपके, हमने एक नारा दिया है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और हक मांगा नहीं जाता, छीनना जाता है। हमारे में इतनी कुव्वत होना चाहिए कि हम अपने हक को जान सके, पहचान सके और इन लोगों से छीन सके। और आज ये मुस्लिम महापंचायत ईदगाह के इस मैदान में आयोजित की गई है। मुस्लिम न्याय मंच समाज के पीछे है। समाज जो तय करेगा, इंशाअल्लाह हम एक साथ लब्बैक कहेंगे। कहोगे लब्बैक? हाथ ऊंचा कर दो भाइयों। कहने का एक ही मतलब है, अपना कोई साथी नहीं है। अपना आज भी एक आदमी ऐसा मौजूद नहीं है समाज में कि हमारे किसी की 151 में थाने में जाके जमानत करा ले। कोई मौजूद नहीं है। पिछले 6 महीने से रोड पे हूं मैं। इमरान बड़गुजर रोड पे है। ईद बानो के मैटर में, इस्लामपुर वाले के मैटर में, हर मैटर में आगे हूं। लेकिन मुझे पता है आज वो परिवार भटक रहा है क्योंकि समाज ही एकजुट नहीं है। और जो आगे होके काम करता है उसकी आप टांग खींचते हो, टिप्पणियां करते हो उस पे। और कर भी कहां रहे हो आप किसी व्यक्ति विशेष से नाराज हो, उससे मिलके उस बात को क्लियर करो। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप टिप्पणी कर रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। मेरे को क्या पड़ी है, मुस्लिम न्याय मंच को क्या पड़ी है समाज को एक जाजम पे बिठाना? भाइयों सोचो तो सही थोड़ा। यह वक्त बटने का नहीं है, यह वक्त बटने का नहीं है, हमें एकजुट होने का है। और जब हम एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे भाइयों, अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। और मैं एक बार पुनः इस मुस्लिम महापंचायत में हमारे एक छोटे से बुलावे पे आप सब अपना कीमती वक्त लेकर आए। मुस्लिम न्याय मंच आपका हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मैं नारे लगाऊंगा, आवाज पहुंच जानी चाहिए। मैं पहले बोलूंगा आवाज दो, आप बोलना हम एक हैं। मैं दूसरे बोलूंगा जोर जुल्म की टक्कर में, आप सब बोलना संघर्ष हमारा नारा है। तैयार हो? आवाज दो, आवाज दो। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में
बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अल्लाह के वास्ते हम एक नबी के उम्मती हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, आपस में मतभेद मत करना। यह चुनाव 13 नवंबर तक है, उसके बाद हमें एक जगह रहना है, एक जगह खाना है, एक साथ बैठना है। इस चुनाव के लिए आपस में अपने भाइयों से मतभेद मत कर लेना। मैं इस मुस्लिम न्याय मंच के माध्यम से आपसे मैं गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सर, बहुत खूब। एक अलग एक विश्वास आपने कौम के अंदर जगाया है और युवा न्याय मंच की जो भूमिका है वो पूरी भूमिका आपने बहुत अच्छी तरीके से अदा की है। हर बार आंदोलन के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं इमरान भाई। और अभी आपने अपना जो दर्द बयान किया ना, ये चलता रहता भाई, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कहते ना कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यही कुछ आधार यहां पर लगा हुआ है। और लीजिए, मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूं, वरिष्ठ पार्षद जनाब मकबूल हुसैन साहब आप आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत मकबूल हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज ये मुस्लिम कौम का इजलास देखकर दिल को बड़ा सुकून और खुशी महसूस हो रही है कि हम में भी जो है वो सियासी बेदारी पैदा हो रही है। मेरे से पूर्व वक्ता मुस्लिम न्याय मंच के संयोजक इमरान साहब ने बताया कि सोशल मीडिया पे इस तरह की टीका टिप्पणी क्रिटिसाइज हो रही है, तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि इस बात को बहुत गौर से सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारे तथाकथित कांग्रेस पार्टी द्वारा जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, उनसे 2 सवाल किए गए थे। आप में अगर थोड़ी सी भी अक्ल तस्लीम और सोच और समझ है तो उस स्टेटमेंट को सुने, समझे और उस पर गौर करें कि एक तो उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, तो मैं इस किसी व्यक्तिगत मसले पे या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो दूसरा सवाल था पत्रकार का वो बहुत अहम था। क्यों कि वो मेरी कौम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ सवाल था, जिसमें उर्दू का जो सब्जेक्ट है, जो पिछले दिनों काफ़ी वर्षों से जो मांग चली आ रही है कि मुरारका कॉलेज में करीब हज़ारों मुसलमान बच्चे जो है वो बहुत परेशान हैं। उनको 12वीं क्लास के बाद में उर्दू की जगह दूसरा सब्जेक्ट लेने के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है। और इस बात का मैं गवाह हूँ कि मैंने भी जब मोतीलाल कॉलेज में हम उर्दू की जगह फिर मेरे को इकोनॉमिक्स चेंज करना पड़ा, क्यों वहाँ उर्दू सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन वहाँ दुख इस बात का नहीं था क्योंकि वो महाजन की एक ट्रस्ट की कॉलेज थी, प्राइवेट कॉलेज थी, उनकी मर्जी के ऊपर है। हालांकि वो कॉलेज में भी एड थी। अगर लंबे पीरियड तक 1952 से 1990 तक बार बार अगर 3-4 साल का अपवाद छोड़ दे तो कांग्रेस की सरकार थी। अगर गवर्नमेंट उसको एड देती मोतीलाल कॉलेज को तो वहाँ भी उर्दू शुरू हो सकती थी। लेकिन ये कांग्रेस और उसके नेता हमें जो है वो अनपढ़ और जाहिल देखना चाहते हैं। उनको मालूम है अगर ये अनपढ़ और जाहिल रहेंगे तो हमारे झंडे और डंडे उठाएंगे, हमारी दरी बिछाएंगे, और ये पढ़ लिख लेंगे तो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हर काम का जो है वो मुतालबा करेंगे, डिमांड करेंगे, अपने हक हकूक़ की बात करेंगे। इसलिए इनको जो है वो जाहिल और अनपढ़ रखा जाए और इनकी जो छोटी मोटी ज़रूरत है वो जो है इनको लाड प्यार से जो है बुला के जो है और छिपला के इनको जो है साइड में रखा जाए। तो उनका जवाब आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ स्कूलों में उर्दू है, वो ट्रस्ट की है। मुरारका कॉलेज आप खुद तय करिए कि मुरारका कॉलेज जो है वो बेचारे जो है राधे श्याम जी मुरारका ये लड़के जो थे, कमल जी मुरारका, उन्होंने तो बिल्डिंग डोनेट किए। ये गवर्नमेंट का कॉलेज है, सब सब्जेक्ट है। मंडावा में मलसी सर, बिसाऊ और हेतम सर की गर्ल्स कॉलेज में जब उर्दू हो सकती है तो हेडक्वार्टर की जो कॉलेज है उस पर उर्दू क्यों नहीं होनी चाहिए?
ये हम सब की कमजोरी है और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर हर कौम का हर मुसलमान जो इस बात को समझता है, जानता है, वो उस पर जुल्म और ज्यादती है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि हमें जो है अलग अलग जाति बिरादरी खेमों में ग्रुपों में बांट रखा है। इस पे मैं 2 लाइन कहूँगा। हाशिम फिरोजाबादी ने बहुत अच्छा लिखा कि अपनी अपनी मस्जिदें हैं, सॉरी, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए और इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं और अपने अपने पीर हैं और तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके, वो आज एक जगह खड़े हैं और एक खुदा को मानने वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। उनका रहबर जो है वो गैर तो हो सकता है, लेकिन कोई मोमिन जो है वो नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, अफसोस की और दुख की ये बात है मेरे दोस्तों, हम किसी को वोट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका सोच है, उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसकी सोच है, वो आज़ाद है। भारत के संविधान ने, आइन ने उसको आज़ादी दी है, मुझे कोई उस बात से तकलीफ नहीं है। लेकिन कम से कम इतना अखलाक, इतनी तहजीब जो है वो तो रखे कि आप इस्लाम को मानने वाले और जानने वाले और अहद करने वाले लोग हैं कि किसी गैर के लिए हम हमारे भाइयों पे जो है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो है इस तरह की अनर्गल बातें, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनकी इज्जत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हदीस में ये बताया है कि अल्लाह के रसूल ने कि आप अगर नीचे वाले के ऐब पे पर्दा डालोगे, रोज़ क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह जल्ले जलालहू वो आपके ऐब पे पर्दा डालेगा। हम इतने अंध भक्ति में गुलाम हो गए कि हम गैरों के लिए हमारे भाइयों के खून के प्यासे बन गए। कितनी बेशर्मी और बेगैरती की बात है हमारे लिए। ये करना चाहिए नहीं। वो उससे मेरे विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो मेरा भाई है। कम से कम इतना अखलाक तो मेरे भाइयों आप पैदा करो। बड़ी खुशी की बात है, हम हारे नहीं हैं। हम 11 तारीख को जमा हुए, ये पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज गया। आज हम जमा हुए, मैं तो आपका ज़िंदगी भर का एहसानमंद रहूँगा, इसका मैसेज भी पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और पहली बार मैंने तो 30 साल से जो है वो सियासत कर रहा हूँ, पार्षद हूँ, मैंने तो कभी मुसलमान को टिकट मांगते देखा नहीं इतनी हजूम के साथ में। यहाँ जमा हुए, कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है रिको में, वहाँ जमा हुए, और सबसे बड़ी खुशी, और माशाअल्लाह जयपुर तक पहुँच गए। ये पहली बार देखा है 1952 के बाद में कोई ऐसा इतिहास या सबूत पेश करे मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बेदारी हमने कभी देखी नहीं। और जिन लोगों ने भी इसमें कुर्बानी दी, मदद की, सहयोग किया, मैं उसका जो है दिल से शुक्रगुजार रहूँगा और जीती जिंदगी उसका एहसानमंद रहूँगा। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो काफ़ी टाइम से जो है तबलीग कर रहा हूँ कि आप अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपना रहबर बनाओ, अपने में से किसी को अमीर बनाओ। लेकिन धीरे धीरे चलो ये तबलीग आज काम आ रही है, ये हजूम देख के मेरा बड़ा दिल खुश है। अब इसके बाद में आप लोगों की इत्तिहाद और यकजहती के लिए खुशी की बात ये बताएं कि हमारी अजीम शख्सियत हमारे बीच में जो है वो तशरीफ़ लिए हैं 2 लोग, जनाब अशफाक हुसैन खान साहब, XIS पूर्व जिला कलेक्टर साहब, जो है वो आपके साथ, आपके पीछे चलने के लिए तैयार होने के लिए यहाँ आए। आपके लिए मैं खुशखबरी बता दूँ, यह आपके लिए बाइस फ़ख्र की बात है, सरप्राइज है। आज कांग्रेस के बड़े लीडर और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा जो है राजस्थान की सरकार ने दे रखा है, वो भी हम आपकी एकता, आपके इतिहाद को देख के जो है वो पार्टी से बड़े जो है वो कौम को समझ के वो भी हमारे बीच में आए हैं। नहीं तो लोग क्या कहते, यार मेरी तो पार्टी का मामला, मैं कौन सकूँ। मैं एक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। आप लोग एक बात का अहद कर लो कि दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अगर कोई चीज़ अजीम है और इज्जत के लायक है और मोहब्बत के लायक है तो वो इंसान की कौम है, कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती।
हमारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद में सबसे अजीम और सबसे जो है एहतराम के लायक वो मेरी कौम है। ये बात का अहद रखें। आप कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो? हमने तो पहले से ही कहा था कि ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप देते हैं, ठगते। बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्ती सलमान नजरी साहब के बहुत से वीडियो है, सज्जाद नोमानी साहब है, बड़े आइमा हजरात है, सब के आ रहे हैं कि आप ये लॉलीपॉप देना बंद कीजिए, आप अपने में से अपना रहबर बनाइए। ये हमेशा, अब ये जो बाई इलेक्शन है इसमें अगर आपको टिकट नहीं दे तो जनरल इलेक्शन में उम्मीद क्या करोगे इन लोगों से आप? इसमें कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी सरकार बिगड़ रही थी? अगर जनरल इलेक्शन में कहते तो मुसलमानों बीजेपी आ जाएगी, अरे बीजेपी तो ऊपर जा रही है और हम जो है नीचे जा रहे हैं। जो कौम मुल्क की आज़ादी के टाइम में 40% गवर्नमेंट सर्विस में थे, आज 1% से नीचे आ गए। जिस कौम की सैकड़ों रियासत थी वो कौम जो है रसाताल में चली गई। एक लेबर क्लास बना के रख दिया एक साजिश के तहत धीरे धीरे। और रही बात ये कि कौन कितना सांप्रदायिक नहीं है, ये आप इतिहास उठाकर देख लिए। अब तो ये मोबाइल इसमें बोलते जाइए, हाशिमपुरिया मलियाना 1987 का दंगा, तुरंत ही जो है वो लाशों के ढेर दिखाई देंगे। 1980 ये ईदगाह मैदान, मुरादाबाद का ईदगाह मैदान, 14 अगस्त के दिन इतना बड़ा जो है वो गोली कांड हुआ कि जलियांवाले बाग को आप लोग भूल जाओगे। उसको नमाज पढ़ते लोगों के ऊपर पुलिस ने सीधे फायरिंग करके लाशों के ढेर लगा दिए और फिर इसको क्या हिंदू मुस्लिम दंगा और सांप्रदायिक दंगा बनाने की कोशिश की गई है। जुल्म और जाति, दिल्ली का जो है नरसंहार जेनोसाइड उठा के देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए। जब उपेंद्र नारायण सिन्हा बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, वो दिल्ली में 5 स्टार होटलों में ऐश कर रहा था और वहां मुसलमानों का कत्लेआम होकर उनकी लाशों के ऊपर गोभी की सब्जियां बिछाई जा रही थी। भागलपुर का दंगा 1989 में तो हम 11वीं क्लास में थे, सब जानते थे, बालिग थे, अच्छे से थे। जुल्म और जाति की अगर कंपेरिजन करोगे तो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा इस कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, या तो आप अपने में से अपना रहबर बनाओ, अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम आने वाली 13 तारीख में इसको ऐसा जवाब दो कि ये 2 नंबर 3 नंबर नहीं, पता नहीं कहां जाए। हम अगर इस नींव का पत्थर नहीं रखेंगे तो दूसरे जो है वो बिल्कुल भी इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं। आपने बाइकाट कर दिया तो गांव से भी बाइकाट होगा और ये तीसरे चौथे नंबर पे पता नहीं कहां कांग्रेस जाएगी और ये आपके घुटने पे आ जाएगी। लास्ट में मैं मेरी बात को विराम देने से पहले एक बात और करना चाहता हूं। यहाँ बहुत से आइमा हजरात बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी कोई दीन का हिस्सा नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी को वोट सपोर्ट करने से हमारी बख्शीश का जरिया बनेगा रोज क़यामत के दिन। हमारी बख्शीश का जरिया हमारे भाइयों के मदद करने से बनेगा, अच्छे अखलाक करने पड़ेगा, मजलूमों की मदद करने से बनेगा। इसलिए एक कम से कम हद करके जरूर चाहिए कि आप अपना वोट सोच समझ कर दे। अगर आपका मन है वहां दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी गुजारिश और हमारी इल्तिजा और हमारी दरख्वास्त इतनी जरूर मान के जाए कि 13 तारीख को इंशाअल्लाह कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहिष्कार करे और फजर की नमाज के पढ़ के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके खिलाफ वोट डाले। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो संविधान ने एक नया निशान दे दिया है, नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको जो है बाइकाट करे। इन्होंने हमारा हक छीना है, हमारे हक पे कब्जा करके बैठे। जिस तरह से इजराइल ने जो है फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उसी तरह एक परिवार ने जो है मुसलमानों की सियासी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा। उस कब्जे को हम जिहाद और संघर्ष और मुत्तहिद होकर जो है जद्दोजहद के साथ खाली कराएंगे इंशाअल्लाह। नारा है तकबीर, अल्लाहु अकबर। तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी भावना की कदर करते हैं हम लोग। बहुत ही ऊर्जा से लबरेज वरिष्ठ पार्षद मकबूल हुसैन साहब ने अपनी बात रखी। लीजिए दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है, लेकिन जब बात सेक्रीफाइस की आती है, जब बात कौम की आती है और जब बात समाज के हित की आती है, तो एक ऐसी शख्सियत ने बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग। एक ऐसा त्याग, एक परिवार की पृष्ठभूमि का जब हम जिक्र करें
तो इस जिले के अंदर ऑफिसर्स की खान कहलाने वाला एक परिवार हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर नुआ के अंदर रहता है, जनाब लियाकत अली खान साहब का परिवार, जिनके पूरे के पूरे परिवार के अंदर आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी आज भी मौजूद हैं। उसी परिवार के एक सदस्य ने 24 तारीख को फॉर्म भरा, और फॉर्म इसलिए भरा क्योंकि लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है, लेकिन जब उन्हें यह पता है कि पूरी की पूरी कौम एक प्लेटफार्म पर जा रही है, तो आज रात को उन्होंने यह डिसीजन लिया कि मैं अपना फॉर्म उठा रहा हूं, मैं अपनी पूरी की पूरी कौम के साथ हूं। एक बार पूरा का पूरा मजमा जोरदार तालियों के साथ अशफाक साहब का अभिनंदन करें और स्वागत करें। मैं चाहूंगा सर आप यूथ आइकॉन एक बार मंच पे आए, और डॉक्टर यूनुस साहब, मकबूल साहब, आपसे गुजारिश करता चलूं कि पुष्प माला पहनाकर साहब का अभिनंदन करें और स्वागत करें। बुजुर्ग शख्सियत हमारे बीच बैठे हुए हैं, आपसे मेरा अनुरोध, प्लीज आप मंच पे आए और पुष्प मालाओं के साथ साहब का अभिनंदन करें। एक ऐसी शख्सियत, दोस्तों आपकी तालियां कमजोर हैं क्योंकि इन्होंने यही सीखा है, और ऐसा काम कौम के लिए एक हिम्मत वाला ही कर सकता है। मुझे सालिक अजीजी साहब का एक शेर याद आता है कि हो अगर पुख्ता इरादे तो संवर जाते हैं काम, कुव्वतो अमल पर जमाने का निजाम, और वक्त होता है दिलेरों के इशारों का गुलाम। गर्दी से वक्त से डरते नहीं जुर्रत वाले, और रुख जमाने का बदल देते हैं हिम्मत वाले। एक बार प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सारे के सारे लोग खड़े होकर जोरदार स्वागत कीजिएगा जनाब अशफाक हुसैन साहब। कौम के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, कौम के हित में एक बहुत बड़ा कदम, ये कौम हमेशा आपकी ऋणी रहेगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। 11 अक्टूबर को मुस्लिम महापंचायत और सामाजिक न्याय मंच का जो आप लोगों ने एक सम्मेलन रखा था, मैं पहली बार उसमें शरीक हुआ था, और जो आप लोगों की तकलीफ़ थी या जो भी मुद्दे थे उनसे मैं पहले से भी वाकिफ़ था, और उस मजमे के दौरान ये पता लगा कि किस तरह से हम लोग नेगलेक्ट को झेल रहे हैं। इसके बावजूद हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, ना हम कोई वोट हमसे पूछता है, और हम ऐसे ही अपने वोट दे के आ जाते हैं, उसके बाद अपने रास्ते चले जाते हैं। मैंने भी जो है बेदारी यहाँ पे देखी थी, उसके मद्देनज़र मैंने ये सोचा था कि हो सकता है मेरी भी कहीं ज़रूरत आप लोगों को पड़ जाए, इसलिए मैंने 24 तारीख को इलेक्शन के लिए पर्चा फाइल किया था, और मैं उसके बाद से यहीं था, लोगों के कांटेक्ट में भी था, बातचीत भी हुई। उससे मुझे ये महसूस हुआ कि आप लोगों ने अपना एक रास्ता चुन रखा है, उसमें मैं इतने ही पार्टिसिपेट कर सकता हूं कि मेरी कहीं कोई ज़रूरत हो, कोई बात करने की बात हो तो मैं आ सकता हूं। चुनाव लड़ने का जो भी निर्णय है वो आप लोग मिलजुल के लेंगे। हालांकि मेरा इससे ज़्यादा एसोसिएशन नहीं है, इसलिए मुझे ये पता नहीं है कि आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा जो भी आपकी प्रक्रिया है उसमें निर्णय लें, और जिस भी आदमी का समर्थन करने का आप निर्णय लें उसका दिलो जान से समर्थन करें, और जो मुद्दा आप लोग लेके चले हैं उसमें सक्सेस पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब सर, बहुत खूब। हाँ, मैंने मेरा कैंडिडेचर वापस लेने का फैसला ले लिया है। मैं अभी थोड़ी देर में मेरा कैंडिडेचर वापस लूँगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई भी बात हो, इसके अलावा भी मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगा और आप लोगों के साथ ही रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सर, आपने इस कम्युनिटी के अंदर एक ऊर्जा का संचार किया है, हम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और एक यकीन। इस 13 तारीख को जो हम लोग एक नए इतिहास की संकल्पना करने जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से सर आपने इजाफा किया है। आत्मविश्वास से इस पूरी की पूरी आवाम को आप लोग ने भर दिया है, और स्पेशली इस आवाम के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि शाम के ढलते सूरज से पूछा मैंने एक रोज, शाम के ढलते सूरज से पूछा मैंने एक रोज कि इतनी चमक के साथ डूबता आखिर क्यों है, तो सूरज ने जवाब दिया कि डूबना मेरा आखिर नहीं है, मुझे यकीन है कि सवेरा होगा। वो सवेरा आपने कौम के लिए किया है सर, पूरी की पूरी कौम आपके लिए बिल्कुल ऋणी रहेगी। और अब एक यूथ आइकॉन के तौर पर हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो स्पेशली इस उपचुनाव के लिए सऊदी अरब से चलकर हमारे बीच पहुंचे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो सऊदी अरब के अंदर एक टीम चलती है, रियाद टीम।
रियाद टीम, उस रियाद टीम का हिस्सा है और एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी टीम की एक शख्सियत जनाब निसार साहब भारू हमारे बीच मौजूद हैं, जो स्पेशली उपचुनाव के लिए यहां पर आए हैं। आपसे गुजारिश करता चलूं सर, प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियों के साथ जनाब निसार साहब का अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा। स्पेशली कौम का दर्द लेकर सऊदी अरब से इस उपचुनाव के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आपकी दोस्तों तालियां कमजोर हैं, आदमी रियाद से चलकर आया है, कोई कंकड़ेऊ से चलकर नहीं आया है, रियाद से चलकर आया। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। सामाजिक बंदा हूं और राजनीतिक विचार जब निकलेंगे मुंह से तो सामाजिक सरोकार को साथ मिलाते हुए आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे इमरान बटगुजर साहब, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि कोई युवा पैदा तो हुआ जिसने एक जगह सबको इकट्ठा किया। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अगर नींद में सोया हुआ है तो उसकी सगी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। उसको दूध तब मिलता है जब वो बच्चा रोता है। मेरी बातें शायद कुछ बातें राजनीतिक हों, कुछ सामाजिक हों। मेरे आदरणीय यहाँ पर इस्पाक साहब बैठे हैं, एमडी चौबदार साहब बैठे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। आज का ये प्रोग्राम किसी नेता के लिए नहीं है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हमारी कम्युनिटी अब प्रोग्राम सिर्फ कम्युनिटी के लिए करने लगी है। एक बार मुस्लिम महापंचायत के लिए जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ स्वागत करें। ये हमारा आगाज हुआ है। मैंने मेरे 38 साल के जीवन में पहली बार ये सुना है कि अब हमें टिकट की भी जरूरत है, और क्यों नहीं है। सामाजिक काम के साथ में राजनीतिक भागीदारी होना भी बहुत जरूरी है। जब हमारे पास हमारे कैंडिडेट को जिताने जितने वोट हैं, और जब हम सरकार को कहते हैं कि अब हमारे किसी कम्युनिटी के बंदे को आप लोग टिकट दें ताकि हमारा भी कुछ हो, और वो उस चीज को इग्नोर करते हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे याद जरूर है एक बार रीटा चौधरी को मंडावा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो हम गए थे सबसे आगे और हमने कहा था बगावत कर दो, आप चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीती, कांग्रेस कदमों में आई, दोबारा कांग्रेस ने टिकट दिया। जब तक आप लोग किसी को आंख नहीं करवाओगे, अगला आपको कुछ नहीं समझेगा। अरे भाई जी, मारा ही थोड़ी है सगड़ी की सगड़ी लाग, क्यों अगो कुण सो एक, अगर एक विधायक हटाऊं जीत जाता तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कांग्रेस की सरकार। एक अगर विधायक बन जाता तो इसका मतलब जो परिवारवाद जो चल रहा है, पहले दादो जी जीत्या करता, फिर पापा जी जीत्या करता, अब बेटो आ गयो, तो भाई कोई तो गेलो हो गयो महाला को भी, या बाद में माने गुंठो टेकड़ों में बट जागी। समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब आपकी बात सुनी न जाए तो आंखें लाल करके सामने से कहो कि हम जीतने की ताकत रखते हैं। कब तक हम गुलामी करते रहेंगे? अगर हमारा हक मिलेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम मंडावा में साथ खड़े हैं, लेकिन झुंझुनू में जो हमारा अधिकार है अगर हमें नहीं मिल रहा तो हमें बगावत करते हुए कोई शर्म नहीं आएगी। क्यों ना करें? कितने वोट हैं हमारे? और जब एक बंदा, कोई कैंडिडेट खड़ा है या नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करे सोशल मीडिया के ऊपर, तो यह बात जरूर कह देना चाहता हूं इसी मुस्लिम मंच के
मुस्लिम महापंचायत के मन से कि आप लोग हमारी चुप्पी को यह मत समझना कि हमें जवाब नहीं देना आता। हम वही हैं जो पाकिस्तान के टैंक तोड़ के और मर्सीसर में लाके खड़ा कर दिया, उसी खानदान से हम लोग। ये नहीं सुनेंगे कि हमारे कैंडिडेट के बारे में कोई ओछी बात बोल देगा। आप लोग नेता हैं हमारे, सांसद हैं हमारे, लेकिन अपने बच्चों को समझाएं कि जब मीडिया के सामने बात करें तो इज्जत से बात करें। यह कम्युनिटी आप लोगों को जिताते हुए आई है। आप लोग इस कम्युनिटी के पांव धो के पियोगे तो भी आप लोग इसका एहसान नहीं उतार सकते। यह झुंझुनू की कम्युनिटी है और तमाम झुंझुनू वासियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी ये ऊपर नाम लिखा है मुस्लिम महापंचायत, इसके गणमान्य सदस्य जो भी डिसीजन लेते हैं हम उनके साथ खड़े हैं तन मन धन से। और जहां पर प्रचार की जरूरत पड़ेगी सबसे अव्वल लाइन में निसार भारू मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब भाई साहब, बहुत खूब। मनिया लगे गांव से पराउठा सुल खा के आइडा होते है तो 2 मिनट के महीने पाकिस्तान पहुंच गया। जब थोड़ा सा टाइम आने और दे दिया तो शायद लाहौर ने उरी उठा लिया वहीं। बहुत शुक्रिया भाई साहब। पूरा मुस्लिम महापंचायत के जो सदस्य हैं वो आपका आभार व्यक्त करते हैं, कितनी दूर से चलकर कौम का दर्द लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं। और बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जहां भी जरूरत महसूस हो निसार साहब आगे आगे खड़े रहेंगे। इकरा फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, सैल्यूट सर, सैल्यूट। और लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूं, थोड़ा सा समय का थोड़ा सा ध्यान रखें भाई आप लोग, क्योंकि वक्ता ज्यादा हैं। छोटे छोटे शब्दों के अंदर बहुत बहुत बात करें। और मैं इसी क्रम के अंदर बहुत ही अदब के साथ खादिम हुसैन साहब से गुजारिश करने जा रहा हूं। खादिम हुसैन खान खोकर ईदगाह कमेटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन हैं जनाब खादिम साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। आज की मुस्लिम महापंचायत का मकसद तो आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आदेश मिला है कि हमें 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करनी है। तो हमारा मकसद, अगर हमें हक छीनना है अपना, तो हर हाल में कांग्रेस और एक परिवार का बायकॉट करना पड़ेगा। अगर हम उसका बायकॉट करेंगे तभी हमारा आगे के लिए चांस बन सकता है। इस बार भी हमने गलती कर दी तो आने वाले 50 साल में मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा कोई रास्ता टिकट का नहीं बनेगा। हमेशा आप अपनी क़यादत रखिए, आप अपने भाई के साथ चलिए, भले कोई भी है, कौम में कोई भी आगे बढ़ रहा है उसका समर्थन कीजिए, उसकी टांग खींचने के बजाय उसकी हेल्प कीजिए, उसका साथ दीजिए। अभी दौला जी का एक सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा था भाषण, हमारी कौम के भाई एमडी चौबदार साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा कि कौम का ठेकेदार है क्या? ये कौम के ठेकेदार हैं या नहीं ये हम लोग डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करने वाला कौन होता है? लेकिन अमित दौला जी, विजन दौला जी ने हमारी कौम मुसलमानों का ठेकेदार एक मेडिकल स्टोर पे बिठाया हुआ है। एक मेडिकल स्टोर पे हमारी कौम का ठेकेदार बिठाया हुआ है। वो सब पार्षद हमारे और जो है उसकी घर के, उसके परिवार के वोट उसके कहने से नहीं देते, लेकिन मुसलमानों के वोट उसके कहने से पड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बदनसीबी की बात है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, विजेंद्र जी ओड़ा अपने जो खास जो समझते हैं ना हमारे कौम वाले कि हमारा खास है। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला अगवान, जिसको आप जानते होंगे, इसके ऊपर एक राजकार्य का बाधा का मुकदमा चल गया था। विजेंद्र जी के पास कितनी बार गया, उस जितने भी थे उनके सबके पास गया, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारे जो पार्षद जितने भी है सब मजबूरी में टिकटों के चक्कर में कि भाई हमें टिकट मिल जाए, सिर्फ उनको यही फ़ायदा है, बाकी और कोई फ़ायदा नहीं मिलता उनको। अब लीडर बनता है अपनी कौम से, अगर कौम किसके साथ नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। इसीलिए हमें अपनी कौम से एक लीडर पैदा करने होंगे। अगर लीडर हमारा कोई एमएलए या एमपी बनता है तो विधानसभा में, संसद में हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। रही बात वोट की, इस उपचुनाव में ये मेरी पर्सनल राय है, आप जिसको वोट देना चाहें दें, जो अच्छा लगे उसको वोट दें।
2-3 कैंडिडेट है, आपको पता है, 2-3 कैंडिडेट, उनकी मदद कीजिए आप, तभी कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पे जाएगी। आपने जो इरादा किया हुआ है उसके साथ रहिए, दिल खोल के रहिए, ना किसी डर और खौफ के रहिए, खुल के आप उसके साथ रहिए। जो अपने काम आ रहा है, जो अपना साथ दे रहा है, जो कैंडिडेट अच्छा है, भले वो राजेंद्र भांबू हो या राजेंद्र गुड्डा हो या और कोई भी हो, आप उसका समर्थन कीजिए, दिल खोल के कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सर। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करने जा रहा हूं, गुलाम हुसैन साहब हमारे बड़े भाई साहब यहां पर मौजूद हैं। भाई साहब, आप भी चूंकि सेना से हैं, इसलिए पाकिस्तान मत पहुंच जाना बहुत ही नपे तुले शब्दों के अंदर। आपका जोश हमारी ताकत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहादुरा से चलकर आप हमारे बीच पहुंचे हैं। शॉर्ट में भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। जो कौम बुजदिल होती है, बुजदिलों के हाथ में राज नहीं होता, और जो सर झुका के चलते हैं उनके सर पे ताज नहीं होता। आज हमें खुद की सुरक्षा के खुद इंतजाम करने होंगे। दूसरों के सहारे पर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। जो कौम मरना नहीं जानती, वो कौम जीना भी नहीं जानती। मैं एक सैनिक परिवार से हूं। सैनिक होने के नाते देश की मिट्टी मेरा नमक है और वर्दी मेरा कफन है। राष्ट्र मेरा धर्म है, तिरंगा मेरा निशान है और यही मेरी पहचान है। हम भारत के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। हम भारत के साथ हैं, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के लोग इस संविधान के साथ हैं। हक की हुकूमत सबको प्यारी, ना मिले तो खींचा तानी मारा मारी। इसलिए हमें कांग्रेस की गुलामी नहीं करनी है। और मैं ये कहता हूं, झुंझुनू में ही नहीं, हम पूरे राजस्थान में ये डंका बजाएंगे, पूरे राजस्थान में, कि हमें कांग्रेस से के साथ नहीं रहना और बीजेपी से नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। चाहे वो हमारे मकान तोड़े, हमारे सीने पे बुलडोजर चलाए, लेकिन ये सर झुकाएंगे नहीं। ये सर झुकेगा तो रब्बुल आलमीन के आगे, बाकी किसी के कदमों में ये सर झुकाने के लिए हम पैदा नहीं हुए। इसलिए हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि कांग्रेस और बीजेपी वी के आकार की दो गलियां हैं। एक गली में कुत्ता है, वो पागल की तरह भौंक रहा है कि काटूंगा काटूंगा, और एक कुत्ता नीचे मुंडी करके बैठा है। हम ये सोचते हैं कि ये तो हमें काटेगा नहीं। हम उस गली में जाते हैं और वो हमारी पिंडी काटता है। आज हमारे पास सर्विस का 1.5% हिस्सा है, हम 18% हैं। 100 रोटी है तो सबको एक एक रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे को 1.5 रोटी मिलती है और हम 18 आदमी खाते हैं। और 98.5 रोटी 80 आदमी खाते हैं। ये मंजर है हमारा। सेना में भी हमारी बहुत कम भागीदारी है, पुलिस में भी हमारी कम भागीदारी है। आज तासुब इतना भर दिया कि हर कोई हमें हमारा कत्ल करना चाहता है। सिर्फ हमारे को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बगल में छुरा रखते हैं। कहीं हमारी सपोर्ट कोई नहीं करता। हमें अपने डॉक्टर पैदा करने होंगे, हमें अपने वकील पैदा करने होंगे, हमें अपने साइंटिस्ट पैदा करने होंगे, और हम उसके साथ होंगे जो हमारे साथ होगा। अब पड़ोसी के 5 लड़की हैं, हम 5 लड़कियों के बांध दे के आते हैं, और हमारी जब एक लड़की की शादी के लिए मंडप तानते हैं तो उससे बहान नहीं आता। जो हमें देता नहीं, हम उसे नहीं देंगे। हमें उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। इसलिए नो बीजेपी, नो कांग्रेस। खुद का रहबर पैदा करो या फिर तीसरे आदमी को सपोर्ट करो। एक ही लाइन होनी चाहिए और एक साथ जाना चाहिए। ये दिखना चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चूरू हो, सिक्कर हो, ब्यावर हो,
हम पूरे राजस्थान में ये हलक जगाएंगे कि राजस्थान का मुस्लिम कांग्रेस का जरखेज गुलाम नहीं है। ये 2500 मेंबरों से काम नहीं चलेगा, हम 25 लाख मेंबर बनाएंगे। राजस्थान में मुस्लिम आबादी 80 लाख है, 80 लाख है। 8 करोड़ की आबादी में हम 10% हैं, लेकिन हमारी भागीदारी कितनी है? हमारे पार्लियामेंट में हमारी भागीदारी नहीं, विधानसभा में हमारी भागीदारी नहीं। इसलिए हम बीजेपी और कांग्रेस से अलग खड़े हो जाएं। तीसरा कोई मोर्चा बनेगा जो हमारा साथ देगा तो हम भी उसका साथ देंगे, नहीं देगा तो हम भी उसको साथ नहीं देंगे। ये इस बात को आप मुकम्मल गांठ बांध लो, एक दूसरे की खिंचाई बंद कर दो। और आज जो ये मंच बना है, हम इसके साथ रहेंगे। हम चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो चुनाव लड़ेगा उसका पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जथे आज 2000 के महीने तो ये दिन ही कौन देखना पड़े हैं? 15-20 साल पहले निसार साहब और गुलाम हुसैन जी रहे, यहाँ का आदमी अगर आ जाता तो आज बात ही कौन चलती उपचुनाव में की टिकट है, मरवा की छोड़ दें यहाँ का आदमी गोली के महीने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत ही जज्बे के साथ आपने अपनी बात रखी। और मैं इसी क्रम में निवेदन करता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब पठान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। तमाम वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा शॉर्ट रखें अपनी बात, क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। उस्मान साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ उस्मान साहब का अभिनंदन। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी पीपली चौक से होता हुआ आ रहा था बाजार में से, लोग मजाक कर रहे थे, मुझे देखकर कह रहे थे कांग्रेस जिंदाबाद, हम कांग्रेस को वोट देंगे। और यहाँ तक कहा कि आप जैसे चमचे लोग गाड़ियों में घूमकर जो सम्मेलन कर रहे हैं, वो सम्मेलन तुच्छ आदमी बिके हुए हैं। मैं आपको एक बात आज 5 मिनट ज़्यादा लेना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊं, वर्तमान में झुंझुनू जिले के अंदर कांग्रेस के 2 विधायक जो मेरे निजी व्यक्ति हैं, जिसमें एक श्रवण कुमार एमएलए, जिस टाइम वो उप प्रधान था, मैं उप सरपंच था। कॉलेज टाइम से मेरी दोस्ती, एक जगह सोना, एक जगह खाना, एक जगह पीना। लेकिन मैंने उस आदमी के पास उसके बिना विधानसभा क्षेत्र के मैंने सैकड़ों बदली कराई है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जयपुर का किराया दे। मेरे पर उसका बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे साथ एक इतना बड़ा कांड हो गया था। उसने अपने चौधरी समाज को, सबको उसने मना कर दिया था कि मुझे वोट की जरूरत नहीं, मुझे उस्मान की जरूरत है। गलत आदमी को नहीं छोड़ता, मैं सही को छोड़ता नहीं हूँ, गलत आदमी को छोड़ सकता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने क्यों कही, मैंने इसलिए कही कि ये लोग अपना सार्वजनिक खुद का काम नहीं करा सकते। जिसके पास ये बैठते हैं वह अपना निजी व्यक्ति अपना काम नहीं करा सकते, अपने समाज का काम नहीं करा सकते, अपना पर्सनल काम नहीं करा सकते, अपना सार्वजनिक तो बहुत दूर की बात है। ऐसा व्यक्ति मुझे आज मिला जो मुझे खुद को चमचा कहा। मैं 5 साल से उसका मंत्री, उसका आदमी मंत्री है घर पर, और मेरा आदमी विधायक हारा हुआ है। मुझे कह रहा है कि मेरे भाई का तबादला करवा के दे। वो आपका उस आदमी के पास तबादला नहीं करवा सकता, उस आदमी के पास जा नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर क्या करना है। अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने श्रवण कुमार को ये कहा, श्रवण कुमार ने कहा उस्मान तुझे उस पार्टी में नहीं जाना है, तुझे कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, तुझे आगे नहीं बढ़ना है। मेरी इसमें बेइज्जती होती है। मैंने कहा श्रवण कुमार, मैं दोस्ती तोड़ सकता हूँ, मैं इतने बड़े संबंध तोड़ सकता हूँ तेरे साथ, लेकिन मेरे समाज के साथ रहूंगा, समाज को आगे बढ़ाऊंगा, समाज के लिए जागृति पैदा करूंगा, समाज के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्तों, जब मैं ऐसे विधायक को छोड़ सकता हूँ जो मेरे लिए गोली खाता है, हकीकत में यह कोई झूठी काल्पनिक बात नहीं है। रिवॉल्वर लेके मेरे लिए बैठ गया था, मैंने उसके लात मार के समाज पर आया हूँ। तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप सोचिए, 50 साल पहले जहाँ थे आप, आज वही है।
आप लोगों की मजाक की जाती है, गांव में मजाक की जाती है। ये 5 साल के इनको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं बजट के लिए। आप अपने देखिए कि आपको क्या बजट दिया है, जबकि गांव में जाइए, गांव में हर जगह रोड मिलेगी आपको, हर जगह हॉस्पिटल मिलेगा आपको, हर जगह औषधालय मिलेगा आपको, समाज कल्याण भवन बनेगा, मुस्लिम मुसाफिर खाना मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको देते हैं क्यों? कि यहाँ मेरे जैसे चमचे पैदा हो गए, उन चमचों को तोड़ो और चाहे भीख मांगनी पड़े। लेकिन आज अपनी मीटिंग कर ली, इसका मतलब फाइनल नहीं है। आप घर घर जाइए, हम जाएंगे और झोली पसारेंगे, उस आदमी की असलियत खोल लिए। और मैं खुला कहता हूं कि कांग्रेस को इस बार वोट नहीं देना, कांग्रेस को वोट नहीं देना। इसने हमें गुलाम बना दिया है। ये लोग हमारी मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, गांव में किसी को ठेकेदार बनाते हैं, हमें तो हमारे आपस में बढ़ाना चाहते हैं। अरे हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन सारे समाज के भाई है। एक भाई भी खड़ा है, वो हमारा ठेकेदार है, वो हमारा नुमाइंदा है। हम उसके पीछे चलेंगे, उसकी बात को मानेंगे और आपको सबक सिखा के रहेंगे। मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े बुजुर्गों, आज ये पढ़ करके जाओ कि इस गढ़ को तोड़ना है। अगर अब की बार इस गढ़ को नहीं तोड़ा तो आने वाली पीढ़ी और दूसरे समाज के लोग जिंदगी भर अपना विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे वक्त में अपन उछलते हैं, पानी के बुलबुले की तरह उबल लेते हैं, लेकिन फिर वापिस इसी तरह से बैठ जाते हैं। तो मैं आज कसम लगाता हूं मेरे भाइयों, आपको, मेरे समाज को कसम लगाता हूं, मैं आपके लिए झोली पसारता हूं कि आप इस समाज को और इस कांग्रेस पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा। एक वोट भी देगा वो भी समाज के साथ गद्दारी करेगा, समाज के साथ अन्याय करेगा। जो समाज के चमचे बैठे हैं उनके मुंह पर थप्पड़ मारो, वो सिर्फ अपनी पार्षद की टिकट के लिए चमचागिरी करते। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा वोट, तुम्हारा जाति भाई, तुम्हारे वोट। अरे तुम्हें जो अच्छा काम करेगा उसको चुन लेना, वो पार्षद बन जाएगा। आप चाहे जिसे आप सभापति बना सकते हैं। क्या एहसान करते हैं? ये गांव में किसी को सरपंच बनाते हैं क्या? किसी को प्रधान बनाते हैं क्या? जिला प्रमुख बनाते हैं क्या? ये तो आपका हक है। अगर आप यहाँ ही नहीं बनाओगे तो फिर हमें दोगे क्या तुम? हमें पागल और मूर्ख मत समझो। अब आप कभी भी नहीं समझेंगे मूर्ख और पागल। एक साथ जुट होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन करके गद्दारी नहीं करेगा। 13 तारीख को जो भी अच्छा लगे समाज के साथ खड़ा रहे, समाज को साथ झुके नहीं, समाज के सुख दुख में खड़ा रहे, हिम्मत के साथ अपनी हिम्मत बढ़ाए, उस व्यक्ति को 100% वोट डाल दो, ताकि इतना पता लगे पूरे राजस्थान के अंदर हंगामा मचे। मैं यही कहकर आपको 2 शब्द छोड़ना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। वाह साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छी ऊर्जा आपने पैदा की है। मैं अगले वक्ता के तौर पर निवेदन करता चलूं, डॉक्टर यूनुस साहब हमारे बीच मौजूद हैं, आप भी अपनी बात रखें। डॉक्टर यूनुस साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत डॉक्टर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। आज ये झुंझुनू मुस्लिम फ्रंट की मीटिंग क्यों रखी गई है, मैं इसी के बारे में 2 मिनट लूंगा आपको। मैं ज्यादा नहीं बोल के आपको एक ही बात कहूंगा कि बटो मत भाइयों, बटोगे तो मरोगे। पहले कह दूं, बटोगे तो मरोगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और आज मेरे आपसे एक ही बात की इल्तिजा है, अपने पूरे घर घर में जाके कह दो कि कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, दर्द है। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, और या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हमें तो अच्छा मुसाफिर बनना है, इस बार इतिहास रचना है। और इसी क्रम में मैं, मेरे बहुत ही अजीज केड गुरु आलम शेर भाई यहां पर मौजूद हैं, आपसे भी गुजारिश करता चलूं आप आए और नपे तुले शब्दों के अंदर अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन केड गुरु आलम शेर भाई।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये मुस्लिम न्याय मंच, इसका मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक मंच कायम किया है, राजनीति से, पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, और हम जो प्रोफेशन से ऊपर उठकर, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर एक मंच के, एक जाजम के तले इन्होंने बिठाने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दो चार बात में अपनी बात मुकम्मल करूँगा। वो ये है कि एक मुसलमान का अकीदा क्या है। मुसलमान का अकीदा है कि वो डरता सिर्फ अल्लाह से है। तो फिर हमें क्यों कोई पार्टी ये डराती है कि वो पार्टी आ जाएगी तो आपको बाहर निकाल देगी, कि वो पार्टी आ जाएगी तो आपको यहाँ से बाहर निकाल देगी, जिंदा जला देगी, मार देगी, बुलडोजर चला देगी। ऐसे क्यों डराया जाता है? जब हम एक खुदा से डरने वाले हैं तो हम किसी पार्टी से क्यों डरते हैं? तो सबसे पहले आज ये अहद करें कि हमें किसी पार्टी विशेष से डरना नहीं है और हमें उस पार्टी का बायकॉट करना जो हमारे से डरा के वोट लेती है, डरा के वोट लेती है। मैं भी एक कट्टर कांग्रेसी रहा हूँ, मेरा पूरा खानदान रहा है, बिना किसी लाग लपेट के रहा है। लेकिन ये जो जब से न्याय मंच से बात निकली है और खुले बेदारी आई है, मेरे को समझ में आया कि मैं कांग्रेस को वोट क्यों करता हूं। ये मेरे जहन में सवाल आया। इसी तरीके से जितने भी ये विराजमान लोग हैं, इनके जहन में भी एक सवाल जरूर आना चाहिए कि ये मैं कांग्रेस को वोट क्यों करता हूं, कांग्रेस ने मुझे दिया क्या है और बाकी पार्टी ने मेरे लिया क्या है। कोई किसी के मारने से नहीं मरता, क्योंकि मुसलमान का अकीदा है कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है और इज्जत और जिल्लत का मालिक भी सिर्फ अल्लाह है। तो फिर हम क्यों किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष से डरते हैं? क्यों फिर हम किसी पार्टी विशेष से डरते हैं? क्यों हम नहीं होते एक जाजम पर? क्यों एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं? क्यों हम किसी लीडर के जो अपना जो रहबर चुनते हैं, उस रहबर के पीछे क्यों नहीं खड़े हो जाते? क्या वजह है इसके पीछे? तो मैं एक गुजारिश और करता चलूं, काम करने की जरूरत है, वक्त बहुत कम है। काम ये करना है, चुपचाप काम करना, बिना किसी सोशल मीडिया की वो जो यूज करे हुए घर घर जाकर अपने एक वोट के साथ 10 वोट को कांग्रेस के खिलाफ टिकाने में अपना काम करना है। ये काम सबसे बेहतर होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि एक आजकल वोट की जो पॉलिसी बन गई है कि कांग्रेस, जैसे कांग्रेस का कार्यालय हो, बीजेपी का कार्यालय हो या किसी भी पार्टी का कार्यालय हो, हम मुसलमान की पहचान नहीं है कि हम वहां जाके चाय पिएं, वहां खाने की पार्टी करें, वहां की गाड़ियों का इस्तेमाल करें, अपना खुद की गाड़ी चलाकर हम अपना खुद का खाना खाकर दूसरों को लेकर आएं। तब ये काम करेंगे तभी हमारी कौम आगे आएगी इंशाअल्लाह ताला। यही बात के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस मंच पे हैं और एक रहें, संगठित रहें। कटोगे बंटोगे तो कटोगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। बहुत को भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाहर जितने भी लोग खड़े हैं, हमारी जो व्यवस्था देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज आप लोग अंदर आ जाएं भाई। बाहर बहुत से लोग खड़े हैं, आपसे मेरी गुजारिश, निवेदन, बराए मेहरबानी आप लोग अंदर आए, पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और लीजिए दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से एक घटनाक्रम चला हुआ था और उस घटनाक्रम के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जो अनगरल आरोप लगाए जा रहे थे एक व्यक्ति विशेष पर, वो व्यक्ति विशेष भी यहां पर मौजूद हैं, जिन्हें मीडिया के माध्यम से ये मंच के बाईं तरफ ईदगाह के अंदर जो क्या हो रहा भाई, ये प्लीज आप लोग प्रोग्राम को ऐसा मत करो। आप लोग एक व्यक्ति विशेष पर जो एक व्यक्ति समाज का कार्यक्रम और इस प्रकार का ऐसा मत करो प्लीज। एक व्यक्ति विशेष पर जो टिप्पणी की जा रही थी, उस टिप्पणी का आधार मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर आपने और हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। आप लोग ध्यान मत दीजिए भाई, इस तरीके चलता रहता है। अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें थोड़ी बहुत नजर भी लगती है, चलता रहता है। ये थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है।
अब सारे ही लोग अगर उधर देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। और मैं बहुत ही अदब के साथ उस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके ऊपर मीडिया के माध्यम से टिप्पणी की गई थी कि वो कौम का ठेकेदार है क्या। तो आप तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति विशेष ने जिस प्रकार से कौम की सेवा की, जो जज्बे के साथ सेवा की, वो भले ही राजनेता ना हो लेकिन एक सेवक के रूप में उन्होंने काम किया। और पूरा का पूरा झुंझुनू इस बात का गवाह है कि कोरोना काल में आपने और हमने मौत का वो तांडव देखा था। उस वक्त लोग अपनों का कंधा नहीं दे पाए थे, अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। उस वक्त एक व्यक्ति विशेष घर से निकलता है और लोगों की मदद करता है। वो कोई राजनेता नहीं बल्कि एक सेवक बनकर मदद करता है, और उस सेवक का नाम एमडी चौबदार था। उस व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करना कि वो मुसलमानों का ठेकेदार है क्या, ये वो टीम जो घरों से निकलकर लोगों के चूल्हों तक पहुंची, उनको दवाइयां मुहैया करवाई और उखड़ती सांसों को रोकने का जो काम किया, वो एक राजनेता ने नहीं बल्कि एक सेवक ने किया था। और उस सेवक की इस प्रकार से आलोचना करना, टिप्पणी करना एक प्रत्याशी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष, मैं बहुत ही अदब के साथ, चूंकि एमडी चौबदार ने अपना वकार बनाया है, अपना वजूद बनाया है। आज ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिसका मैं गवाह हूं, जो सीएलसी के अंदर, गुरु कृपा के अंदर और जितनी भी इंस्टीट्यूट है वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी वो भूमिका जो उनके माँ बाप को अदा करनी चाहिए थी, वो एक भाई बनकर ये आदमी काम कर रहा है। इसलिए समाज का राजनेता नहीं बल्कि एक सेवक बनकर काम कर रहा है। और ऐसे सेवक के लिए तो ये कौम एक ही बात कह सकती है साहब, कि समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है। और छिपा हर वेदना में एक दर्द होता है। और छेनी जो पाषाण, एक ऐसा पाषाण जिसे पत्थर से तराशा जाता है, मूर्ति का आकार, देवता का आकार दिया जाता है, कि समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है। और छिपा और हर वेदना के अंदर एक अभिमान होता है। और वही पाषाण किसी मंदिर में भगवान होता है। एक सेवक के रूप में जो भूमिका एमडी चौबदार साहब ने अदा की है, मैं बहुत ही जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं। जनाब एमडी चौबदार साहब, आप आए और अपनी बात रखें। समाज का एक राजनेता नहीं बल्कि एक सेवक आपके बीच हाजिर हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे जीवन का पहला मौका है कि इस तरह समाज इकट्ठा होना और समाज की जागृति करना। हमें कोई धमकी दे या हमें कोई गाली दे, मैं उनकी धमकियों से और उनकी गालियों से आज डरूं न कल डरूं। मेरे लिए मेरा समाज बड़ा है और मैं आज तक समाज के आगे था, अब मैं मेरे समाज के पीछे हूं। मैं सबसे पहले एक तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज बैठ जाओ, मेरे बाद भी 2-4 लोग बोलेंगे, तसल्ली से बैठो। ये आपकी बेदारी का और आपकी बहबूदी का सवाल है, आपके वकार का सवाल है। मैं संचालन कर रहे अजहर जी से मैंने निवेदन किया कि मैं ठीक है कि मैं 2-4 मिनट ज़्यादा बोलूँ तो बर्दाश्त कर लेना भाई, गर्मी का टाइम है और सबको अपने अपने कामों में जाना, वर्किंग डे आज। मैं सबसे पहले मुस्लिम न्याय मंच की तमाम टीम को और अध्यक्ष भाई इमरान बड़गुजर को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने कम से कम ये बीड़ा उठाया और इस बीड़े के अंदर आखिरी पड़ाव तक लड़ाई लड़ी। 11 अक्टूबर को आप सब लोग आए और उस मंच पे मैं भी आया था। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और सिपाही से पहले मैं कौम का बेटा हूं। उस दिन मैंने बड़ा दिल करके कहा
मैंने कहा अगर मेरे नाम से इतराज है, मेरे नाम से तकलीफ है, तो मुझे छोड़ दो आप, मेरी 30 बिरादरी में किसी को टिकट दे दो। आप यार हमें ठोकरों में लेते हो। आपने 70,000 वोटों की कोई इज्जत नहीं की। मैंने कसम खुदा की 11 तारीख के बाद मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आपको मंच पे नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा मैंने एक शब्द भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने मेरे समाज की वफादारी की नहीं है। और अगर क्या मेरी समाज ने वफादारी नहीं की, अगर मेरी समाज की वफादारी करना मेरा गुण है, तो जो आपको मुझे सजा देनी वो सजा दे दो, लेकिन मेरे समाज के साथ रहूंगा। मेरे समाज की वफादारी गिनाने में आपको तकलीफ, मैंने बार बार कही है बात। और मैंने जब प्रभारी मंत्री आया हाँ जो चिरंजीव राव साहब, उस वक्त भी उनको मैंने कही, मैंने कहा न राज आ रहा है न राज जा रहा है, ऐसे कबाटी का मुसलमान नाच नाच के वोट देता आपको, ये टिकट दे दो। उन्होंने आला कमान तक रिपोर्ट भिजवाई। 21 तारीख को या 22 तारीख को जयपुर में प्रोग्राम हुआ, झुंझुनू से 15-20 गाड़ियां भर के गई, वार रूम के आगे धरना प्रदर्शन हुए। मैं शुक्रगुजार हूं उन टीम का और इमरान भाई का और हमारे बुजुर्गों का कि एक छोटी सी बात के ऊपर 20 गाड़ियां भर के जयपुर वार रूम में चली गई। और हमारे आदरणीय नेताजी तो ये कहते थे कि मुसलमान मेरी पोटली में है। मुझे पहली बार पता लगा, जयपुर के लोगों ने कहा कि मुसलमान पोटली में नहीं है, मुसलमान जाग गए। लोग कहते हैं यार आप मुसलमानों को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? अरे भाई आप भी तो प्रोग्राम करते हो जाट महासभा का, मेघवाल महासभा का, जांगड़ महासभा का, तो क्या मुसलमान अपना हक हकूक मांगने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते क्या? हम आपके गुलाम नहीं है। और ये बात दिमाग से निकाल दे में कि हमारे बगैर किसी की फतह हो जाएगी क्या? फतह होने के लिए मुसलमानों के मोहल्ले से निकलना पड़ेगा, हमारे बगैर फतह नहीं आपकी। और आपने जो गलती की है उस गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। मुरारी मीणा जी ने ऐलान कहा कि मेरी बेटी को टिकट मत दो, किसी कार्यकर्ता को टिकट दो। हरीश मीणा जी ने कहा मेरे परिवार में टिकट मत दो, मेरे किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दो। अरे भाई हमने भी तो झुंझुनू में यही कहा था कि मेरे से अदावत है तो मुझे मत दो, लेकिन मेरी 30 बिरादरी और उसमें भी जो आपका खास हो, हमदर्द हो, उसको टिकट दे दो, हम उसके साथ रहेंगे। आप तो जून तक नहीं रहेंगी। और आप ये कहते हो कि एमडी चौबदार भाजपा का मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है, हमारे पे एक नाबालिग थोपना चाहते हो क्या? कभी स्वीकार नहीं करेंगे सर। आप ये बोलते हो कि मुसलमानों का ठेकेदार है क्या? मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूं, मेरी कब समाज का नुमाइंदा हूं, मेरे समाज का संरक्षक हूं, मेरे समाज का हमदर्द हूं और मेरे समाज के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने आज तक कभी भी मंच के ऊपर कभी भी किसी के लिए खिलाफ टिप्पणी नहीं की। मैंने या तो आदरणीय ओला साहब का है या बड़े ओला साहब का है या सांसद जी बोला है। लेकिन आप हमें ये कहते हो भरूट है, चाशनी गैंग है, गद्दार कहते हो। तो भाई साहब मैं गद्दारों की लिस्ट अगर ले आऊंगा तो जैसे मैंने वफादारी की लिस्ट गिनाई थी, मेरे पास तो 1900 निवासी अयूब खान जी के जमाने की गद्दारी की लिस्ट आपकी पड़ी है, आपके खानदान की भी पड़ी है। लेकिन मेरा मुंह ना खुलवाओ, क्योंकि मैं उस शख्स का चेला हूं जिसका नाम राहुल गांधी है और वो बार बार कहता है डरो मत, डरो मत। किस बात का डर भाई? हमारी गद्दारी की बात करते हो आप। मैं गिनाता हूं तुम्हारी गद्दारी। 2019 में श्रवण कुमार को चुनाव किसने हराया? 2018 में रीटा को चुनाव किसने हराया? 2018 में श्रवण को सूरजगढ़ का चुनाव किसने हराया? हमारे भाई अयूब खान की हत्या किसने की? और 1900 निवासी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जगदीप धनखड़ साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो अयूब खान को चुनाव किसने हराया? झुंझुनू की पहली बार बीजेपी की जिला प्रमुख किसने बनवाई?
तो भाई साहब और भी पर्चा खुलवाशोगे तारा। और 2019 में राजस्थान की चुनी हुई सरकार को मानेसर कौन गया था? ये जोश आपका बहुत कमजोर। एक बार जोरदार तेज तालियों के बोलो साथ भाई। विरोध करो तो जोरदार तालियों के साथ विरोध कीजिएगा आप लोग। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही। 2018 के अंदर सरकार बनी, 100 सीट आई है हमारी, और सबसे पहले 19 विधायक बगे। हमारे साहब कहां थे उस टाइम, याद है? कहां थे? वो हमारे से गद्दारी की और वफादारी की लिस्ट मांगते हैं। मैं जानता हूं आप कितने गद्दार और कितने वफादार हो। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े गद्दार आप हो, सबसे बड़े गद्दार हो। आपने मेरा मुंह खुलवाया, आपने बोल के, मैंने आज तक आपकी इज्जत की है, अब नहीं करूंगा मैं। आप अपने जो दारू पीते हैं उनसे मुझे गालियां निकलाते हो। समाज जवाब देगा आपको इस बात का कि एक दारूखोर आदमी तुम्हारा प्रतिनिधि करता है। और मैं समाज को भी बोलूंगा कि आने वाले चुनाव में, ये तो 13 तारीख का ही त्योहार है, आने वाले नगर परिषद के चुनाव में आपको कसम खुदा की है, आपका तुम्हारा अगर कोई पार्षद हो वो नमाजी, परहेजी और दीनदार होना चाहिए, दारूखोरा नहीं होना चाहिए, कोई शराबी नहीं होना चाहिए आपका, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं हो, जो शराबी हो वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं करे कभी भी। दीनदार आदमी तुम्हारा प्रतिनिधित्व करे, दाढ़ी टोपी वाला तुम्हारा प्रतिनिधित्व करे। हमें आप गद्दारी सिखाते हो, वफादारी सिखाते हो। हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है और आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। आपने 70,000 वोटों को यह मान लिया, ठोकर मार दी। एमडी चौबदार के ठोकर नहीं लगी है, मेरी कौम के 70,000 वोटों के ठोकर मारी आपने। हमारे बगैर नहीं पहुंचोगे विधानसभा। और आपको यह कहना है कि साहब हम आने वाले वक्त में मुसलमानों को चुप कर लेंगे, मुसलमान चुप नहीं होंगे। अरे हम लोग इकट्ठा हो जाएं तो दिक्कत, हम लोग कोई मीटिंग कर ले तो दिक्कत। अरे भाई मेरा समाज जाग गया, उस समाज को जगे समाज को हिस्सा चाहिए, हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर आप ये लॉलीपॉप देते हो कि नगर परिषद की सभापति आपकी बनाते, तो तुम्हारा क्या लेन देन है? क्या लेन देन है? 33 आते हैं हमारे पार से जीत के तो बनाते हम। जब कम पड़े थे तो तुमने नहीं बनाया। जबार फूलका को खड़े होकर हरवाया आपने, जबार फूलका को खड़े होकर हरवाया आपने। झुंझुनू की सबसे बड़ी बिरादरी, व्यापारी बिरादरी, जिसके साथ 1947 से धोखा होता है, ये व्यापारी कौन भी समझे इस बात को। और आप ये सोच रहे हो कि झुंझुनू के मुसलमानों की बिरादरी को बांट दूंगा। एक बिरादरी नहीं बंटेगी। मैं आपको आज कह रहा हूं ऐलान, मुझे आज ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि मैं 11 तारीख के बाद में डेली 1 घंटे के लिए रोता हूं। और मैं इसलिए रोता हूं कि मैं इस मंच के ऊपर आज इस बात के लिए आया हूं कि यार आप हमें गिनते तक नहीं हो, कभी विचार नहीं करते हो इस बात का। समाज को आपने घुटने के बल ला रखा है। 4 दारू वाले आ जाते हैं, उनके बातों में आते हो। समाज को आपने जीरो करके रख दिया। समाज को जीरो नहीं होने देंगे। मेरे शरीर में जान है और मेरे शरीर में जब तक ताकत है मैं इस समाज के पीछे रहूंगा, बाद में सब मेरे रहेंगे। मजाक बना के रखा आपने। अशफाक खान जी का फार्म भरवाने के लिए बोलते हो कि अशफाक खान जी, और कुछ गद्दार अशफाक खान जी का फार्म भरवाने गए, लोगों को धोखे में दिया उन्होंने कि अशफाक खान जी का फार्म भरवा के मुसलमानों में मिसकम्युनिकेशन करा दें। मैं अशफाक खान जी के परिवार का एहसानमंद हूं। इस जिले का एक ऐसा आइकॉन परिवार है जिसके परिवार में 5-5 IAS और IPS बने। उस परिवार को नंगा करना चाहते हो तुम, और यह कहना चाहते हो कि साहब हमारे पक्ष में बैठ गया। नहीं, मैं रात को 1 बजे तक अशफाक साहब के घर पे था। कसम खुदा की मेरे हाथ में पानी है। मैंने कहा आप हमारे आइडियल हो। आज समाज के वकार का सवाल है और खड़े होके बोलना कि यह फॉर्म मैं समाज के लिए उठा रहा हूं। और अशफाक साहब कोर्ट में गए अपना फार्म उठाने के लिए। ताज जिंदगी झुंझुनू के मुसलमान, बल्कि पूरे राजस्थान के मुसलमान आपके ऋणी रहेंगे, आपके कर्जबान रहेंगे। मुझे प्रोग्राम में आने के लिए रोका गया। क्या प्रोग्राम में नहीं जाओगे? मैं प्रोग्राम में जाऊंगा। मेरा समाज बुला रहा, मेरी वैल्यू मेरे समाज के पीछे है। आपके सामने
3 बार की ऐसी घटनाएं घट गई। 5,000 वोट कोई ले जाता, 5,000 कोई ले जाता, 4,000 कोई ले जाता, वही ठग जाते हैं। लास्ट में एक बात आती है कि साहब ये खट जाओगा वोट तो कांग्रेस ही नहीं देगा। बिल्कुल कांग्रेस को देंगे। कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस का पट्टा आप नहीं बांटते हो। बात इस बात की नहीं चल रही है, मुसलमानों नाराज मत होना मेरी बात से। बार बार एक मैसेज गया कि होला करते वोट वाले दिन वोट दे जाते हैं। अगर अब की बार भी थे यहाँ कर गया ना तो न मैं बचाऊंगा न थे बचोगा। वादा करो इस बात का। और मेरी भाई और कुछ लोग खड़े होके कह रहे थे कि भाई साहब ये कर दो वो कर दो। अरे जो करना वो कर लेना, लेकिन यार नाबालिग थोप दिया आपके ऊपर, उसको कैसे स्वीकार करेंगे? उसको कैसे स्वीकार करेंगे? दोनों हाथ उठाकर एक बार तायीद कीजिएगा, दोनों हाथ उठाकर। यही संघर्ष चलने वाली है। बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आज के बाद हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और अशफाक साहब की बात, हमारे बुजुर्गों की बात है, घर घर चले जाना, अपने अपने परिवार को समझाना कि कौम का वकार का सवाल है और कौम जो निर्णय करेगी मैं आपके साथ हूं। कौम जो निर्णय करेगी मैं आपके साथ हूं, लेकिन यह नहीं होने देंगे कि नेतागिरी आप करोगे और वोट हम देंगे। नेतागिरी भी हम करेंगे और वोट भी हमारा होगा। ये नेतागिरी नहीं करने देंगे आपको। और आप ये चाहते हो अब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया खुला घूमता हूं। एक गनमैन दे रखा सरकार ने, उसको भी कल घर छोड़ देता हूं और कल से पैदल घूमूंगा। कोई मेरा उखाड़े वो उखाड़ लेगा। यार तुमने बकवास करनी शुरू कर दी। आपको यह पता नहीं कि मोरारका कॉलेज प्राइवेट है सरकारी है? आप हमें गद्दार कहते हो। अपने गरेबान में झांको भाई, पहले गरेबान में झांक के देखो हम कर क्या रहे हैं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, इतना कहने लास्ट बात बोलूंगा। हम लोग दोबारा इस मंच पे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे इमरान बड़गुजर कह रहा था कि साहब झुंझुनू का दौरा नहीं, अब तो 7 विधानसभा का दौरा करेंगे। तो जब आग लगाई थी तो 7वां हम क्यों पूरा राजस्थान में दौरा करो ना, क्या बात होगी, कोई बुराई को नहीं। तो इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि 13 तारीख की शाम 7 बजे तक जो आपको निर्णय करना वो निर्णय करना। लालच, लोभ, दबाने का, गुंडागर्दी का, गद्दारी का, मारने का, पीटने का, धमकी का, ये सब आरोप लगेंगे। लेकिन ये बोल दो अगर आप ये कहते हो कि हम कांग्रेस के ठेकेदार, कांग्रेस के ठेकेदार आप नहीं हो। इस हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस के ठेकेदार है तो हिंदुस्तान के मुसलमान है। ये वफादार है मुसलमान, ये कांग्रेस के वफादार, कांग्रेस के ठेकेदार हम लोग हैं। आप लोग नहीं हो। आप तो भाई साहब मौका परस्त हो। तिवाड़ी कांग्रेस भी जानते हैं लोग आपकी तिवाड़ी कांग्रेस भी जानते हैं। और 2019 में हमारे पार्षदों को कहा गया कि वोट मत डालना, घर बैठ जाना। नहीं साहब, ये दोकली नीति चलेगी नहीं। जो कहा वो करो। कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसकी मदद करते, लेकिन आप तो हमारे पे थोपने का काम करते हो। 2019 में आपकी परिवार की टिकट कट गई तो आपने हराने का काम कर लिया। तो साहब हमने आपसे सिखाए काम, हमने आपसे सिखाए काम। लेकिन हम गद्दार नहीं, हम वफादार हैं। कांग्रेस आपसे शुरू नहीं होती, कांग्रेस हमारे से शुरू होती है। हम कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसी नहीं हो। और ऐलान कहता हूं फिर मैं कि साथियों एक मन करके रखना। आने वाली 13 तारीख को आपका मन, आपका विचार, आपका प्लान, आज तक आप मेरे कहने पे हर वक्त आए हो। मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, अब आज के बाद में आप आगे हो, मैं आपके पीछे हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जो समाज, आप लोग बैठे रहे भाई, अभी कार्यक्रम है, आप लोग कोई कहीं नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं बहुत ही अदब के साथ इब्राहिम साहब से गुजारिश करता चलूं, आप आएं और अपनी बात रखें। जनाब इब्राहिम साहब। इब्राहिम साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जोश कायम है क्या जोश, या ठंडे हो गए? मुसलमान का जोश थोड़ी देर का है, जैसे दूध के उबाल आता है, एकदम से उफन के ऊपर आएगा और आंच कम हुई और जोश गायब। ऐसा तो नहीं है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम। देखो, एक तो अजहर भाई, पिछली बार आपने मुझे बांध दिया था, ना बांधूंगा नहीं, अब की बार मैं पूरी बात रख के जाऊंगा, है ना? तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करें बीच में। बस ये है कि बहुत सारी बातें हो गई, सभी वक्ताओं ने अपनी बात करी, लेकिन जो सवाल है ना, वो सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। और सवाल ये है कि हम कांग्रेस के वफादार थे, हैं और रहेंगे, ठीक है, और हम कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है कि कांग्रेस तेरे से बैर नहीं और ओला तेरी खैर नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, सारी बातें बढ़िया हैं। लेकिन इसके आगे क्या? आगे क्या ना, एक मिनट, ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेना हमें, ऐसे कोई भी निर्णय लेने ना। सवाल जो है ना वो ये है कि ये महापंचायत यहाँ बैठी है, पिछली बार भी मेरा आपसे यही सवाल था कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो हमें क्या करना है, और अभी भी मेरा यही सवाल है। और जैसा कि एमडी चौबदार ने कहा, हम सब जानते हैं एमडी चौबदार जो है, ये सब पूरा मजमा जो आप देख रहे हैं, जो पूरा मामला जो आप देख रहे हैं, एंड द मेन बिहाइंड द शो इज एमडी चौबदार। और उनके लिए मैं जोरदार तालियां बजाने के लिए आपको बोलूँगा, इस आदमी ने आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, एक अच्छे काम के लिए, और जिसकी कई सालों से हमें ज़रूरत थी। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको खुले दिल से। लेकिन सवाल वही है कि हमें करना क्या चाहिए? अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, उन ऑप्शंस पे हमें बात करनी चाहिए। और आखिर में, क्योंकि अब हम दोबारा 13 तारीख से पहले इकट्ठे नहीं होंगे, हो पाएंगे क्या? मेरे ख्याल से दोबारा नहीं इकट्ठे हो पाएंगे। तो जो भी निर्णय होना चाहिए वो आज यहाँ होना चाहिए। एमडी चौबदार साहब ने कह दिया कि मैं आपके पीछे हूँ, यानी अब आप लोग हैं जो तय करेंगे कि हमें करना क्या। क्यों, यही बात है, बिल्कुल यही बात है कि हमें, ये जो समाज यहाँ बैठा है, अब ये अध्यक्ष है, इस मंच का अध्यक्ष कौन है? ये समाज, और समाज तय करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि कांग्रेस को वोट करें, जिसको खारिज कर दिया गया पूरी तरीके से। आप अपने हाथ उठाकर इस बात की तायीद करें कि हम सब ने कांग्रेस को वोट देने की जो बात है उसको खारिज कर दिया, ये कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे। पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे बीच में हमारे एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, आमीन मनियार साहब, और हमारा एक कैंडिडेट और है जो पिछले 6 महीने से हमारे बीच में भागा दौड़ी कर रहा है, हमारी बात रख रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, और वो है राजेंद्र सिंह हुड्डा। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं, इन 2 ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये लोग, ये जो सामने बैठे हैं, ये तय करेंगे। एक मिनट प्लीज देखिए, आप किसी भी सभा का, किसी भी महफिल का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करें। ये बात आखिर की है कि हमें क्या करना है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ, रेस में जो घोड़ा दौड़ता है ना, जो सबसे तेज घोड़ा होता है और वो जीतता है, वो क्यों जीतता है? वो इसी वजह से नहीं जीतता कि वो बहुत ताकतवर है, वो इस वजह से नहीं जीतता कि उसकी टांगें बहुत लंबी लंबी हैं, इस वजह से नहीं जीतता कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो इस वजह से जीतता है कि उसके ऊपर एक मजबूत जोकी बैठा हुआ होता है जो उसको डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन उसको जिताता है। और अगर वो जोकी ना बैठा हो तो कभी भी वो घोड़ा जो है बाढ़ कूद के बाहर निकल जाएगा। तो वो जोकी, आपका शरीर, आपका जोश, आपके जोश के ऊपर आपका होश जो है ना, वो जोकी का काम करता है। उस होश के साथ में हमें वोट करना है, हमें ये निर्णय करना है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। अब हमारे पास कैंडिडेट कौन है? हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं और उन 2 कैंडिडेट का कंपैरिजन जो है वो करना जरूरी है। अब हमें यह तय करना है कि अगर एक बार फिर, अब की बार, पिछली बार तैयब चेयरमैन के घर के सामने, कॉम्प्लेक्स के सामने बुलडोजर खड़ा हुआ, आके जेसीबी खड़ी हुई उसको तोड़ने के लिए, आपके घर के सामने अगर कोई जेसीबी और अगर आपके घर के सामने कोई बुलडोजर, 200 पुलिस के जवान, एसडीएम, एडीएम आके खड़ा हो जाए, हम इसको तोड़ेंगे, वहां कौन खड़ा होगा? दोनों में से कौन खड़ा होगा? वहां किसके पास है वो कुव्वत खड़ा होने की?
ईमानदारी से आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं मैं। हजरत उमर के ज़माने की बात है। हजरत उमर उस वक्त जो है हुक्मरां हुआ करते थे। सारी टेरिटरी हजरत उमर के ज़माने में उनके अंडर में हुआ करती थी। उन्होंने एक इलाके के अंदर अपना एक गवर्नर चुन के भेजा और उस गवर्नर का जो लड़का है वो एक घुड़दौड़ में दौड़ रहा था और साथ में एक यहूदी का बच्चा भी उस घुड़दौड़ में था। वो घुड़दौड़ जब कंप्लीट हुई तो वो यहूदी का जो बच्चा था वो रेस जीत गया। वो मुस्लिम बच्चे के सामने के घोड़े से आगे निकल गया और रेस जीत गया। और गुस्से में, क्योंकि उसका बाप गवर्नर था, उस मुस्लिम बच्चे ने उस यहूदी के अपनी बेंत से कोड़े लगाए और वो यहूदी जो है अपने बच्चे को लेकर हजरत उमर के पास गया कि मेरे बच्चे के साथ में उस फलाने लड़के ने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि उसका घोड़ा उसके घोड़े से रेस में आगे निकल गया। हजरत उमर ने उनको कॉल किया, गवर्नर को, अपने बच्चे के साथ, और वो वहां आए। मालूम किया कि क्या वजह थी, तो पता चला कि इस वजह से कि इसका घोड़ा इसके घोड़े से आगे निकल गया तो इसने चाबुक से मारा इसको। तो हजरत उमर ने अपना चाबुक, फैसला सुनाया हजरत उमर ने, वही फैसला हमें आज करना है। हजरत उमर ने अपना चाबुक उस यहूदी के बच्चे के हाथ में दिया कि जिस तरीके से इसने चाबुक मारा, ये तू इसके चाबुक मार। जिस तरीके से इसने तेरी बेइज्जती करी, उस अंदाज में तेरी बेइज्जती कर। तो हम उन लोगों के मानने वाले हैं जो फैसले किया करते थे, ये नहीं देखा करते थे कि ये यहूदी है या मुसलमान है। हमें इस बिना पे फैसला नहीं करना कि वो मुसलमान है, हमने इसके साथ, हमारा मुसलमान भाई है और अगर वो इस काबिल है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर हमारा भाई हमारे इस काबिल अभी नहीं है, वो अपने आप को मजबूत करे, तो हमें ऐसे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए जो काबिल है। अगर आप इस बात को समझते हैं, अगर आपको लगता है कि एक बार फिर वही गिरदावर जो सलीम के यहाँ पहुंचकर उसकी औरतों के साथ, बच्चों के साथ बदतमीजी करता है और उसी के खिलाफ राजकीय कार्य का बाधा का जो है आरोप लगाता है और उसको अंदर करवा देता है और क्रॉस के अंदर मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, अगर वही गिरदावर आपके घर के सामने आकर आपकी बीवी बच्चों के साथ में बदतमीजी करे और आप तेज में आके उसकी थप्पड़ मार दें और आपके खिलाफ भी केस हो जाए, आपको अंदर कर दिया जाए, तो इन दोनों कैंडिडेट में से कौन खड़ा हो सकता है? ईमानदारी से फैसला करने की जरूरत है। अगर पीपली चौक के अंदर वही गुंडे एक बार फिर आ जाएं, वहां पर गाड़ियां लेकर 20, 30, 50 और आपके घर के सामने इसी तरीके से लहराने लगे, वहां पे कौन खड़ा हो सकता है? तो हमें सोच समझ के विचार करना पड़ेगा कि हमारा फैसला क्या है। चाहे बाकरा रोड का करंट हादसा हो, चाहे ईद बानों का मामला हो। अभी कल रात को 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, इसी समाज का, जिस समाज के घर के पास हम लोग यहाँ बैठे हैं, धोबी समाज के एक बच्चे को उसी जाति विशेष के लड़कों ने 4 दिन पहले उठा लिया। उसको इतना मारा कि 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझता रहा। कल उसका इंतकाल हो गया और जबरदस्ती उनको डराकर धमकाकर उनकी लाश जो है ना उन लोगों के हवाले कर दी गई कि ले जाओ, इसको दफन कर दो। रात को पूरी रात उस प्रशासन ने डून लोद में उन मुसलमानों के ऊपर ये प्रेशर बना के रखा कि इसको अभी की अभी रात की रात दफना दो। आप और हम सो रहे थे, हम सब अपने घरों में सो रहे थे और डून लोद में रिश्तेदार होंगे आप लोगों के, पूछना, रात को 2 बजे राजेंद्र सिंह गुड़ा वहां पुलिस के सामने खड़ा था। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा कि मैं राजेंद्र गुड़ा की कैंपेनिंग कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये ऑप्शन हमारे पास है। इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमें सिर्फ यही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट झुंझुनू में हो रहा है। आज मुसलमान के साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक मर्दे मुजाहिद खड़ा हुआ है आपके लिए। अगर हमने धोखा कर दिया, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और ये एक्सपेरिमेंट अगर झुंझुनू में हमारा सफल हो गया, मैं आपको गारंटी देता हूं ये एक्सपेरिमेंट पूरे राजस्थान में होगा और हजारों राजेंद्र गुड़ा हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। आपको बात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी बात रखेंगे। ये ऑप्शन आपको सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। हजरत उमर की जो बात मैंने आपको बताई है उसको दिमाग में रखते हुए, आमीन मेरा भी भाई है,
आमीन मेरा भी भाई है। आमीन मनियार के घर के सामने जब उपद्रवी लोग खड़े हो जाते हैं आकर और दंगे की बात करते हैं, मरने और मारने की बात करते हैं, 600 लोगों का एक बड़ा हुजूम खड़ा हो जाता है, वहां राजेंद्र सिंह घोड़ा खड़ा होता है। और फिर भी अगर मुसलमान ये कहते हैं कि हमारा भाई है आमीन मनियार और हमें भाई के पीछे खड़ा होना है, तो मैं भी समाज से अलग नहीं हूं। समाज तय करे सही क्या है, हक क्या है, सच क्या है। और समाज को न्याय मंच ने अथॉरिटी दे दी, तय करने की अथॉरिटी समाज को दे दी गई, तो समाज तय करे इस बात को। बात कर रहे थे एमडी भाई पार्षदों की। अभी जब से टिकट फाइनल हुई है अमित जी की, तब से समाचार आ रहे हैं कुछ गरीब मजलूम लोग मोहल्लों में जो बैठे हैं, गरीब आदमी जिसको कोई मतलब नहीं, 500 रुपए कमाता है, खाता और सो जाता है, ऐसे लोगों को वो लोग धमका रहे हैं, पार्षद धमका रहे हैं, जनप्रतिनिधि धमका रहे हैं, डर दिखाया जा रहा है। कौन लोग हैं? उनको डर दिखाने लायक किसने बनाया है? किसने बनाया उनको डर दिखाने लायक? आपने वोट दिया है, तब वो बड़े हुए हैं और वो हमें डरा रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। ये उनकी हुक्मरानी है ना, 26 नवंबर को खत्म हो जाएगी। 26 नवंबर को नगर परिषद में ना कोई पार्षद रहेगा और ना कोई चेयरमैन रहेगा। अगर डर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मन में कोई डर है तो आपको बता देता हूं, 26 नवंबर के बाद में कोई पार्षद नहीं होगा, फिर दोबारा चुनाव होंगे। और जो डरा रहे हैं ना, उनके नाम यहां कर लेना, यहां, और उनके जब चुनाव होना तो वहां गूठा टेक आना, ये इलाज है। और बहुत अच्छी बात कही एमडी ने, शराबी, कैरेक्टरलेस लोग। समस्या पता है क्या है? हमारी पसंद ऐसी हो गई, हम कमजोर लोगों को पसंद करने लग गए, हम गलत लोगों को पसंद करने लग गए। मुसलमान की पसंद तो आला हुआ करती थी, हम अच्छे लोगों को, ताकतवर लोगों को, खूबसूरत लोगों को, स्मार्ट लोगों को पसंद किया करते थे। अरे हमारी पसंद ऐसी हो गई कि हम शराबी को जिता रहे। याद रखो, कोई भी हो सकता है वो, इस बात का ख्याल रखो। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्पीच के अंदर कह दिया कि पालतू तीतर आएंगे, पालतू तीतर आएंगे आपको बहकाने के लिए, और आएंगे भी। तो एक पार्षद भाई ने मुझे कहा, थे माने तितर गयो। मैंने यार तेरा नाम तो लिया ही नहीं, मैंने तो तितर कहा था। तूने ये कैसे मान लिया कि तू तितर है? अरे मैंने नाम ही नहीं लिया किसी का। मैंने कहा पालतू तितर आएंगे बहकाने के लिए, आपको बहकाने में नहीं आना तो बोले थे मानने तितर करो। अरे भाई मैंने तेरा नाम नहीं लिया। तो पालतू तीतर क्या होता है? पालतू तीतर किसे कहते हैं? पालतू तीतर हर वो आदमी है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। एक परिवार में एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक मोहल्ले में, गली में एक आदमी हो सकता है। वो व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए झूठा आडंबर क्रिएट करके, झूठी लोगों के अंदर संवेदनाएं पैदा करके, बेवकूफ बना के, अपने फायदे के लिए अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने घर को जो आदमी कुएं में डाल देता है, उसको पालतू तीतर बोलते हैं। और अगर इस श्रेणी में हम में से भी कुछ लोग बैठे तो मान ले कि वो भी पालतू तीतर है, और अगर मैं हूं तो मैं भी पालतू तीतर हूं। तो किसी को अपने पे लेने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर ले, आत्मावलोकन कर ले कि मैं कहीं तीतर तो नहीं हूं, मैं किसी को बेवकूफ तो नहीं बना रहा, मैं किसी का फायदा तो नहीं उठा रहा, मेरी वजह से कोई आदमी गिर तो नहीं रहे। हर आदमी चेक कर ले, उसको बोलते पालतू तीतर। और वो पालतू तीतर अब आएंगे। कोनियों के गुड़ लगा रखे, कई तो सभापति बन के सो रहे, रात को मालूम है क्या आपको? कई तो सभापति बन के सो रहे कि तेरी टिकट पक्की, तेरी टिकट पक्की। एक वार्ड में 5-5 वार्ड पार्षद बना रखे, तुझे भी दे देंगे टिकट, तुझे भी दे देंगे। वजह पता क्या है? वजह यही है कि हम ये कहते हैं कि हम कांग्रेसी थे, है और रहेंगे।
इसको थोड़ा सा तरमीम करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। हम कांग्रेसी थे, हम कांग्रेसी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें कांग्रेसी रखना चाहते हैं या नहीं। आप हमें क्या देना देंगे, क्या नहीं देंगे, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हम कांग्रेसी आगे होंगे या नहीं होंगे। हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यूपी है, मुसलमान यूपी के हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आज तक राजस्थान के अंदर कोई डायरेक्ट मुस्लिम आईएएस नहीं बना। जितने भी ये सारे प्रमोटी हैं, आरएस बने थे, प्रमोट होकर आईएएस हुए। और यूपी के अंदर हर गांव में एक आईएएस मिल जाएगा आपको, इतना पढ़ा लिखा है। बिहार, बंगाल, यूपी के अंदर 38 साल से कांग्रेस नहीं है। 1988 वहां के मुसलमानों ने लात मारी कांग्रेस के, आज तक नहीं आई। सपा के साथ में हो गई मुसलमान तो सपा जीत गई, बसपा के साथ में हो गई तो बसपा जीत गई, और बट गए तो बीजेपी जीत गई। कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। बिहार में लालू मिल गया, चले गए। बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्ट मिल गए, अब दीदी मिल गई, छोड़ दिया, कांग्रेस नहीं है। बिहार में कांग्रेस नहीं है। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ में आ गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में आ गए। जहां मुसलमान को ऑप्शन मिला वहां मुसलमान ने कांग्रेस के लात मारी है। और हम इस वजह से बंधे बैठे कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, और आज हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। तय कर लो, खड़े हो जाओ, आपके हालात भी सुधर जाएंगे, आपके हालात भी सुधर जाएंगे, समझने की जरूरत है। अब जो मुद्दे की बात है ना, एक तो मुझे एक बात और शेयर करनी थी, आप लोगों से माफ़ी भी मांगनी थी मुझे, कि पिछले 20 साल से ये यूनुस मास्टर जी का गलत गेले घाला हुआ है। कहाँ है बैठे हैं यूनुस मास्टर जी? यूनुस मास्टर जी का गलत गेले घाला हुआ है। 20 साल से हम लोग जो है ना सरकार से कह रहे हैं कि मुरारका कॉलेज के अंदर उर्दू सब्जेक्ट दो। अब हमें परसों मालूम पड़ा कि मुरारका कॉलेज तो प्राइवेट है। अरे यूनुस मास्टर जी ने गलत गेले गाल दिया हमको कि सरकार से मांगो, सरकार से मांगो। अमित ओढ़ा आते नहीं झुंझुनू में, और हमें मालूम नहीं पड़ता। अब मुरारका जी से मांगना पड़ेगा, मुरारका जी थारी कॉलेज है और इनमें उर्दू दो। अरे कैसे लोगों को चुनने जा रहे हो यार तुम, जिनको ये नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेज कौन सा है झुंझुनू शहर के अंदर, और है ना कौन सा कॉलेज सरकारी है। यार हद हो गई, किसी को भी समझने की जरूरत है। एमडी चौबदार के ठेकेदार, ये सारे ठेकेदार बैठे, कर ले हमारा बिगाड़ ले, कुछ आ गए। हम सारे ठेकेदार हैं, सारे एक साथ हैं हम। आजा कर ले कबड्डी, तेरे में हिम्मत है तो। यार क्या हो गया यार तुम लोगों को, किस चीज का डर है, कौन है? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बहुत सोच समझ के, इत्मीनान के साथ में और ठंडे दिमाग से, जैसे मैंने कहा जोश के ऊपर होश का जोकी बहुत जरूरी है। जोश की पीठ पे होश का जोकी इतना जरूरी है कि वो अगर घोड़ा जीतेगा तो वो होश की वजह से जीतेगा। और हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, और मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, अगर मेरी बातों से आप लोग मुतमईन हैं, ठीक है, आप लोग जो फैसला करेंगे वो फैसला करेंगे। पिछली मीटिंग के अंदर भी मैंने आपसे कहा था, पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा था कि कांग्रेस अगर मुसलमान को टिकट देती है तो मैं मुसलमान के कांग्रेस के साथ हूं। कहा था क्या? और मैंने ये भी कहा था कि अगर मुसलमान को टिकट नहीं मिलती तो मेरा स्टैंड क्लियर है, नाम नहीं बताऊंगा, यही कहा था। अब मैं नाम बता रहा हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ हूं। और अगर आप लोग भी मेरे साथ में हैं, अगर मेरी बात का समर्थन करते हैं, अगर आप लोगों का दिल भी करता है कि आप लोग राजेंद्र गुढ़ा के साथ में, एक बार मेरे हाथ के साथ में हाथ मिला दो, एक बार मेरे हाथ के साथ में हाथ मिला दो आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं आप लोगों की बस बाद में, तो हमारे को जितने लोग हैं, हो सकता है कुछ लोगों के दिलों में कुछ और बात हो, तो हमें बस आखिर में ये बात ध्यान रखनी है कि हमें एक मुस्लिम नेता तैयार करना है जो हारेगा, मतलब जो के हालात हैं वो हारेगा, ऐसा मुस्लिम नेता हमें चाहिए। या एक ऐसा नेता चाहिए जो दिन रात हमारे साथ खड़ा है, मुस्लिम परस्त है और जीतने की स्थिति में है।
ये दोनों में से जो नेता आपको अच्छा लगे आप लोगों को उसके साथ में होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने हाथ उठा के अपना समर्थन मैंने दे दिया, तो ये मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये जो अभी ये जो है ना, ये शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है। वो एक शेर है कि इश्क के इम्तिहान और भी हैं और इन सितारों से आगे जहां और भी हैं। ये सिर्फ एमएलए शिप नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर ये रास्ता हमने खोल लिया तो आप लोगों के लिए खुलती चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और एक बार फिर मैं उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने ये शानदार आयोजन किया, ख़ास तौर से जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे नाम ले लूँ क्या? ओ काके, इन्हें कौन देख रहे हो? अरे काल के कहते हैं पार्टी में बंदेड़ू हूँ, मैं पार्टी को सिपाही हूँ, मैं तो 2 ही मिनट में कह देगा, है ना। तो ये है, ये जो भी कुछ किया है, ख़ास तौर से मैं एमडी चौबदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन तमाम मुसलमानों को इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया, इतना शानदार आयोजन किया। और मैं आप तमाम लोग जो इतनी मुस्तैदी के साथ में धूप के अंदर यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता है। मुझे क्यों बना रहा है यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आप लोग बैठिए प्लीज, थोड़ा सा समय हम आपका और लेंगे, थोड़ा सा समय। अभी एमडी साहब बड़े भावुक हो गए थे। एमडी साहब, ये पूरा का पूरा मजमा जो है ना, निश्चित रूप से आपके आंसुओं की कीमत जरूर चुकाएंगे ना भाई, आप लोग सारे के सारे लोग आपके आंसुओं की कीमत हर हाल के अंदर ये मजमा चुकाएगा। और मैं भाई शकील फौजी से गुजारिश करता चलूँ, आप आए और अब प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, एक बार बैठिए आप लोग, 5 मिनट के लिए आप लोग बैठिए। भाई शकील फौजी। आज स्वागत करने का मेरा दिल था, लेकिन अभी मैं स्वागत नहीं करूंगा। मुझे आज पता चला कि मेरा समाज कितना शिक्षित है। मुझे पता चला आपको कि आप लोग कितने शिक्षित हैं। आपको मैं 3 प्लान बताता हूं कि शिक्षा आपको वो नहीं दी जा रही है जिसके आप काबिल हो। आपको शिक्षा वो नहीं दी जा रही है जो आपका हक बनता है, और आपको चिकित्सा वो नहीं दी जा रही है जो आपका अधिकार बनता है, और न्याय आपके साथ वो नहीं हो रहा जिसके आप हकदार हो। मैं आपको बता देता हूं, एक चांदी की थाली में सोने की चम्मच के खाने से आपकी भूख नहीं भागेगी, ठीक है। और याद रखना मेरी बात, जो नबी का नहीं हुआ वो मेरा, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये 6 महीने के बागड़ बिल्ले, मेरा खुला चैलेंज है इनको। चुनाव के बाद इन गलियों में एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्रांतिकारी भाई शकील फौजी आपके हर मंच में, हर संगठन में, हर गली में, हर घर में आपके साथ लड़ेगा। और मैं बता दूं, ईद बानो वाला केस था, मैं वहां मौजूद था। दर्द है मुझे उन बुज़दिलों से, कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई उम्मती और मुनाफिकी है, ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। उम्मती तैयार हो जाओ, खलीफा उमर के लोगों तैयार हो जाओ, तुम सलाउद्दीन अय्यूबी के लोगों तैयार हो जाओ। तुम्हारी लड़ाई किसके खिलाफ है? मुनाफिकों के खिलाफ है। मुनाफिकों का एक ही काम है, उनका सौदा करना ईमान का, और वो सौदा कर चुके हैं ईमान का। मैं आजाद समाज पार्टी से हूं, यहां जो भी बोलूंगा मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बोलेगा कि जो शकील भाई ने बोला मैं स्वीकार करता हूं। और मैं किसी ऐसे आदमी का हाथ नहीं पकड़ता कि जिसका गिरेबान नहीं पकड़ता। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूं उतनी ताकत रखता हूं कि मुझका गिरेबान भी पकड़ना जानता हूं। मेरे 2 जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहाँ, मेरे 2 जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछो जाके ये टिकट हम लोग कैसे लेके आए हैं। आजाद समाज पार्टी का हूं। और ईद बानो वाला केस बताता हूं आपको, ऊंटों के ऊपर एक बहुत बड़ा कारवां चल रहा था, एक आदमी खड़ा होके बोल रहा था, मेरी बहन की डेड बॉडी रखी हुई थी हॉस्पिटल में, वो देख के बोल रहा था, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, तू भी मेरा कौम का है। आजकल तो लोग अगर गैर मजहब की भी डेड बॉडी रहती है ना सामने, तो लोग गाड़ियां साइड में लगा लेते हैं। लगाते कि नहीं लगाते आप लोग? बताओ मेरे को। और क्या गारंटी है तुम्हारी? तुम्हारे साथ 70 सालों से शोषण हो रहा है, धोखा हो रहा है, मुझे बताइए क्या गारंटी है उसकी? 6 महीने के लिए कोई आदमी आता है, मैंने आपको उदाहरण दिया है, सोने की चम्मच के खाने से भूख नहीं जाएगी, आपको कमाना पड़ेगा। बताओ मेरे को हाथ खड़ा ऊपर करके। हमारा प्रत्याशी जो है वो आमीन मणियार है, इस्लामपुर का है,
कोई नहीं गया उसके यहाँ पे, उसने खुद लड़ाई लड़ी है। भीम आर्मी यहाँ मौजूद है, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद है, लड़ाई इन्होंने लड़ी है। थाने में जाओ, पकड़ में, थाने में पता लगाओ कौन गया था वहां पे। लड़ाई हमारी थी, हमने लड़ी थी। और हमारे उपाध्यक्ष ने बोला था कि ये नारा मैंने लगाया है। ये देखिए आप, एससी समुदाय का है वो जिसने वो नारा लगाया है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बहकाओ में बताना, बहरूपी है ये, बहरूपी। आपको लड़ाई अपने बल पे लड़ना पड़ेगा, अपने बाजुओं से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। बड़े से बड़े लोगों ने भी देखा नहीं, आपने इस्पाक साहब इतने बड़े आदमी हैं, समाज के लिए जान दे दी उन्होंने। फार्म उठाना बड़ी बात नहीं है, फार्म उठाने के बराबर जान देना आसान होता है। तो मेरी एक गुजारिश आप लोगों से, दीन का भाई है, ईमान का भाई है, हमने टिकट लाए हैं, कैसे लाए हैं, बड़ी बड़े लोग कितने कितने पैसे खर्च करते, पता कर लेना टिकट कैसे मिलती है। और 75,000 है, 45,000 की मैं गारंटी ले रहा हूं आजाद समाज भीम आर्मी के। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये मैं जिस संगठन में काम करता हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है। यहां कौन लड़ रहा है? एक तरफ पूंजीवाद है, दूसरी बात परिवारवाद है, तीसरी बात भूमाफिया खड़े हैं, और एक तरफ ये मुसलमान है जो 3 बार का सरपंच है। सरपंच सोचिए आप, वो साधारण आदमी है जिसका आप गिरेबान भी पकड़ लोगे तो आपको कुछ नहीं कहेगा, और अगर किसी और का गिरेबान पकड़ लोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कितना तकलीफ देते हैं ये लोग। इस्लाम में हमेशा कैमोफ्लाइज रहा है, लोगों ने धोखा दिया है। हम लोग बहुत शरीफ हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको, हमें ज्यादा नहीं है, हमारे दिलों में नरमी है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 13 तारीख को अपना वोट, अपना अधिकार सही रूप से इस्तेमाल करना। ये 2 दिन की रामलीला खेल है, इसके बहकाओं में मत आ जाना। मैं बता रहा हूं, ये हमारा चुनाव है। मैंने पिछली बार भी बोला था, केवल ये मुसलमान का चुनाव है, केवल मुसलमान का है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये मुसलमान कौम अपना वजन दिखाएगी कि हम कितने लोग हैं। हार जीत से मतलब नहीं है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन हम वजन बताएंगे। और अगर यहाँ कांग्रेस जीती है तो भी कुछ नहीं होगा, यहाँ बीजेपी जीती है तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आएगा वक्त 13 के बाद, 23 तारीख आएगी, 23 तारीख के बाद में देखना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपकी गलियों में घूमेगी, बाकी दूसरा कोई बंदा नहीं होगा। मेरा चैलेंज है ये। और उस दिन स्वीकार करोगे, मैं आपसे मिलूंगा, आप एक ही बात कहोगे कि भाई आपने सही बात कही है मौला बेटे। सर अभी अफसोस की बात है कि ट्रेन निकल चुकी है, हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं, अब अगली 5 साल ट्रेन आएगी। राज तुम्हें चाहिए? अरे 70 साल किससे दुखी थे तुम? किससे दुखी थे? उससे दुखी थे जो राज किसी और का था। अगर राज मेरा है तो मैं चाहूं उतना दूंगा आपको, आप कौन हो मेरे से छीनने वाले? लेकिन अगर राज आपका होगा तो आपकी मर्जी होगी, उतना छीनोगे आप लोग। इसलिए राज अपना करो। अगर राज आपका नहीं है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये राजपाट की लड़ाई है सारी, किसी जाति धर्म की, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की तैयारी है, और कोई नहीं सुनेगा साहब। ये कह रहे हैं ना कि वो पीपली चौक वाला केस में रात को 7:30 वही था, इमरान बड़गुज्जर उसको हैंडल कर रहा था पूरा, ठीक है। सारे के सारे लोग लगे हुए। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी मर्जी है। हमारा आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता साहब हमें हमारी बात रखने का दिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आप तमाम लोग आए और अपनी अपनी बात रखी आप लोगों ने। देखिए आपस में मतभेद मत कीजिएगा, जो भी बात थी सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। आप लोगों को अब बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के अंदर। मैं पुनः आप तमाम महानुभावों का, जितने भी दूर दराज से लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हुआ इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। कार्यक्रम का समाप्त। बस समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि समाज कांग्रेस के हित में वोट नहीं डालेगा, वो बात खत्म। अब आप लोगों पर निर्णय है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं डालना, यही हम सबका निर्णय था। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के समापन